ओके, आई थिंक स्टार्ट करते हैं हम ओपनिंग गवर्नमेंट वन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ आई आप लोगों को वेलकम करना चाहूंगा एंड कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा दैट यू मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ किनर उर्दू ओपन। ऑन द मोशन, दिस हाउस सपोर्ट्स द प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल नो फॉल्ट डिवोर्स। ये ऐवान बगैर किसी खामी के एक तरफा तलाक देने के हक का हामी है। आई इनवाइट द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ओपनिंग गवर्नमेंट दरख्त, प्राइम मिनिस्टर अनम, प्लीज अपना केस शुरू करें। हियर ओके, एक बार बस कंफर्म कर दें मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी आ रही जी, है। आपकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। POI's चैट में बट 5th मिनट पे आई वुड इनकरेज कि अनम्यूट करके आप पूछ लें एक बार, अगर मैंने तब तक ना लिया हो। ओके, स्टार्टिंग स्पीच 3, 2, 1। शादी का इंस्टीट्यूशन एक तब तक वैलिड और डिजायरेबल इंस्टीट्यूशन है जब तक वो कोई फायदा सर्व करता है उन लोगों के जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, या फिर वो जनरली उनकी फैमिली, उनके इर्द गिर्द लोगों को किसी हद तक फायदा पहुंचाता है। हमें लगता है कि जिस पॉइंट पे इन दो लोगों में से कोई एक इंसान भी ये डिसाइड कर लेता है कि वो उसमें नहीं रहना चाहता, बगैर किसी वजह के उसके अंदर वो एक ख्वाहिश खत्म हो जाती है उस दूसरे इंसान के साथ एक लाइफ गुजारने में, एक फैमिली बनाने में, कुछ भी करने में। हमें लगता है कंप्लीटली वैलिड डिसीजन है और आपको उस पर फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अपनी एक जिंदगी, अपनी एक इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज करे सिर्फ सोसाइटी के लिए, सिर्फ एक नाम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। काफी बातें करेंगे बट पहले इस तरह का प्रोसेस किस तरह का दिखेगा हमारी दुनिया में। हमें लगता है यूनिलैटरल नो फॉल्ट डिवोर्सेस जब एग्जिस्ट करेंगे, आपके ऊपर आपके ऊपर कम प्रेशर होगा कि आप अगले दूसरे अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ निगोशिएट करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये बेहतर आइडिया है। आपको उनकी राय को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं होगी। हमें लगता है एक अच्छी बात है, उसकी रीजंस बाद में डिस्कस करेंगे। हमें लगता है जो सारे ये डिवोर्स आर्बिट्रेशन प्रोसेसेस होते हैं जो डिवोर्स लॉयर्स को बीच में लाते हैं, वो प्रोसेस भी काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं चाहिए एक डिवोर्स को वैलिड फाइल करने के लिए। अभी होता ये स्टेटस को में बहुत से डिवोर्स प्रोसेसेस खास तौर पे वुमेन के लिए बहुत ज्यादा महीनों तक प्रोलॉन्ग किए जाते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी निगोशिएट ही नहीं करना चाहती, कुछ खोना नहीं चाहती, और ना ही अगले बंदे को आजाद करना चाहती है कि वो अपनी जाके जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ और करे। हमें लगता है काफी ह्यूमन डिग्निटी पे इस पे बुरा असर पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि इस तरह के प्रोसेस से लोगों को गुजरना पड़े। किस तरह के स्टेक होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं? हमें लगता है एक स्टेक होल्डर वो है जो डिवोर्स दे रहा है, एक वो है जिस पे पढ़ रहा है, और फिर तीसरा स्टेक होल्डर जनरली उन दो की फैमिली है, बच्चे हो सकते हैं। इन तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का प्रोसेस अलाउ किया जाए? शादी की बात करते हैं, मैरिज के इंस्टीट्यूशन की। हमें लगता है मैरिज कुछ मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होते हैं। ए, प्यार। बी, आप किसी भी वजह से आपने एक दूसरे इंसान के साथ एक फ्यूचर इमेजिन कर लिया है, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू था, आपने बस एक फ्यूचर गुजारने का इरादा कर लिया है। 3, कंपैटिबिलिटी। इवन आपके अंदर एक बर्निंग पैशन प्यार का नहीं है, आपको लगता है कि ये इंसान आपको खुश रखता है, आप उसको खुश रखते हो, आपकी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एक दूसरे के साथ किसी ना किसी हद तक कंपैटिबल है, जिसकी वजह से आप शादी करना चाहते हो। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी भी किसी सिचुएशन में आप किसी इंसान को हमेशा के लिए प्रॉमिस नहीं कर सकते। अगर तो हो जाती है कंपैटिबिलिटी पूरी जिंदगी के एंड तक, बहुत अच्छी बात है, रहो शादीशुदा। पर हमें लगता है इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस इंसानियत और इंसान एक बहुत फ्लूइड चीज होती है। आपकी पर्सनालिटी, आपके डिजायर्स, आपकी नीड्स इन लाइफ, आपके गोल्स इन लाइफ हर पॉइंट पे बदलते रहती हैं। इस बदलने की वजह क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। आपकी जिंदगी में कोई हादसा हुआ है, जॉब बदली है, आपने किसी और की जिंदगी से कोई इंस्पिरेशन लिया, आपके गोल्स बदलते रहते हैं, आपकी अपनी डिजायर्स और नीड्स और जो आपको लगता है कि आपको खुश रखेगा, वो हर पॉइंट पे जिंदगी के बदलते रहते हैं। और जरूरी नहीं कि दूसरा इंसान जो आपके साथ है उसका भी हर पॉइंट पे उस पॉइंट पे साथ ही उतना ही कंपैटिबल, उसकी भी फ्लूइडिटी और उसका भी एवोल्यूशन उसी तरह आ भी सकता है। लेकिन हम ये कहने की कोशिश करें, ये चीज कभी भी ऐसी नहीं है कि आप प्रॉमिस कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअली प्रॉमिस कर सकते हो। इस वजह से जरूरी नहीं है कि आपको अब्यूज का सामना करना पड़े, आपको वर्बल
वर्बल सेक्सुअल फिजिकल अब्यूज का सामना करें फिर ही आप लेजिटिमेट समझो किसी को तलाक देने को। हमें लगता है कि जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इस दूसरे इंसान के साथ शायद उतनी फुलफिल्ड नहीं है जितनी किसी और के साथ या अपने आप के साथ हो, हमें लगता है आपको इंसान को उतनी स्पेस दे देनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी पे खुद कंट्रोल ले, क्योंकि हमें लगता है कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने आप पे होती है। आपकी एक जिंदगी होती है, आपने मर जाना है, आपने मर जाना है। जिस तरह आप इन्विजन करते हो आपको उसी तरह इजाजत होनी चाहिए जिंदगी को जीने की। जरूरी नहीं जिससे आप 5 साल पहले प्यार करते हो उसी तरह का प्यार आज भी हो उनके दरमियान, या उस तरह की कंपैटिबिलिटी भी हो। दूसरी सतह पे बात करते हैं स्पेसिफिकली ये किस तरह औरतों के लिए फायदेमंद है। करंट स्टेटस को में मल्टीपल स्ट्रक्चरल रीजंस हैं जो औरतों को खास तौर पे डिवोर्स से इनएक्सेसिबल रखते हैं। ये क्या रीजंस हैं? पहली तो बात स्टिग्मा विद इन सोसाइटी, किस तरह से औरत करेक्टर वगैरह काफी क्वेश्चन किया जाता है अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहे, किस तरह से उसको स्लट शेम किया जाता है या किसी भी तरीके से डिग्रेड किया जाता है। दूसरी चीज, आपके जो ये डिवोर्स लॉयर्स और आर्बिट्रेशन प्रोसेसेस होते हैं इनमें भी इंटरनल मिसोजिनी और इंटरनल सेक्सिज्म बहुत ज्यादा मौजूद है। आपके लॉयर्स सारे मेल डोमिनेंट होते हैं, आपके जजेस मेल डोमिनेंट होते हैं। ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें इस्लामाबाद में पिछले महीने नजर आती है। एक औरत अंबर डिवोर्स लेना चाहती थी, उसको मंथ्स तक उसके कोर्ट ने केस प्रोलॉन्ग किया और ये एक्चुअल चेयरपर्सन आपकी इस्लामाबादी आर्बिट्रेशन कोर्ट का उसको कह रहा है कि इस तरह की अपनी फैमिली को बर्बाद ना करो, अपनी फैमिली पे वापस जाओ। इस तरह की इंटरनलाइज सेक्सिज्म स्ट्रक्चरली आपके उन लोगों में मौजूद है जो इस डिवोर्स को प्रोसेस करते हैं, आपके लॉयर्स, आपके जजेस एक्सेट्रा। और और सोसाइटी की तो अलग ही बात है, वो जितना आप पे प्रेशर डालते हैं कि आप ना फाइल करो डिवोर्स, अनहैप्पी हो, हस्बैंड को प्यार शो नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी जियो जो मर्जी। हमें लगता है कि उन औरतों के लिए आप जिंदगी इतनी ज्यादा आसान कर रहे हो जो बस अपनी, जो नहीं खुश इन शादियों में, जो इवन इफ उनको कोई वर्बल अब्यूज नहीं, कोई चीटिंग वगैरह का सामना नहीं करना पड़ा, हमें लगता है उनके लिए भी डिवोर्स एक उतना ही लेजिटिमेट चीज है, जो कि आपकी दुनिया में ये इम्पॉसिबल हो जाती है चीज, क्योंकि हम इस तरह के मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे आपके पास एक वैलिड फॉल्ट भी हो फिर भी औरतों को इतना प्रेशर किया जाता है कि वो ना लें। हमें लगता है कि इस तरह के प्रोसेस आप अलाउ करोगे तो सिग्निफिकेंटली उनके लिए आसान हो जाएगा, उनको जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी उतने लोगों को, उनको उतने महीनों तक कोर्ट केसेस नहीं प्रोलॉन्ग करने पड़ेंगे। कोर्ट केसेस प्रोलॉन्ग ना करने का एक एडिशनल इम्पैक्ट बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है? हमें लगता है कि आप अगर ये आर्ग्यू करेगी कि नहीं शादी का इंस्टीट्यूट प्रिजर्व रखना चाहिए बिकॉज फैमिली यूनिट इंटैक्ट रहना चाहिए, बच्चों पे डिवोर्स का बुरा असर पड़ता है। हमें लगता है बच्चों पे सबसे ज्यादा बुरा इस चीज का असर पड़ता है अगर वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे घर में गुजारे जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को रिजेंट करते हैं, पैसिव अग्रेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ, कोई प्यार नहीं होता उनके घर में और वो सिर्फ बच्चों के खातिर एक दूसरे के लिए रह रहे होते हैं। हमें लगता है इस तरह का बेप्यार वाला घर उनके लिए साइकोलॉजिकली बहुत बुरा होता है। हमें लगता है इससे बेहतर वो एक सिंगल पेरेंट के साथ रहें, वो एक म्यूचुअली अग्रीड अपॉन कस्टडी के हिसाब से रहें, तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। हमने बता दिया आपकी आवाज कट गई, मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके, किसी और को आ रही है? लाइक किसी को नहीं आ रही? क्लियर आ रही है, मुझे क्लियर आ रही है। आई थिंक मुजम्मिल आप प्लीज, सॉरी मुबश्शिर आप प्लीज बता दो कहाँ पे कट हुआ था, मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आप आ रही है। आई थिंक सो उनके नेट कनेक्टिविटी का इशू हो गया। हाँ ओके, वेट कर लेते हैं। आप लोग को भी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। Mubashir, do you want me to like repeat the last minute or so? The last point I got from you was how are children affected? अगर आप इधर से शुरू करें अपनी स्पीच। बेहतरीन, ठीक है, बस लाइक आधा मिनट भी दे दें तो काफी है। ओके, बच्चों पे क्या असर पड़ता है? हमें लगता है कि बच्चों की साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबीइंग उस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज होती है जब आप उनको पूरी जिंदगी एक ऐसे घर में रखते हो, उस घर में रेस करते हो जहाँ पे उनके दो वालिदैन या दो गार्डियंस के दरमियान प्यार नहीं है, रिजेंटमेंट है, जो दो पेरेंट्स सिर्फ एक बच्चों की खातिर एक दूसरे के साथ फोर्सफुली रह रहे हैं। हमें लगता है उस पॉइंट पे आप काफी ज्यादा प्रेशर इन बच्चों पे डालते हो और उस पॉइंट पे ये बच्चे अनहैप्पी ग्रो अप करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माँ बाप में, उनके घर में उस तरह का प्यार नहीं रहा, लेकिन सिर्फ फोर्सफुली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमें लगता है कि डिवोर्स एक ऐसी चीज है जो एक्सेसिबल, नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए।
मैरिज सिर्फ उस पॉइंट तक वैलिड है जब तक दोनों इंसान पूरे दिल के साथ कंसेंट करें और खुश रहें और उस मैरिज के अंदर रहना चाहें। इस वजह से वोट ओजी। थैंक यू अनम। Thank you very Okay. much, Prime Minister from Opening Government. अब मैं इनवाइट करता हूँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन तकवीम अशरफ फ्रॉम ओपनिंग ऑपोजिशन अपना केस शुरू करें। मुझे सिर्फ 15 सेकंड दीजिएगा। 15 मिनट तो नहीं, ओके 15 सेकंड, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। जनाब मुंसिफ की इजाज़त से स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। जनाब वाला, आज ओपनिंग गवर्नमेंट के साथ ओपनिंग ऑपोजिशन के पहले मुकर्रर के नाते मुझे मसला ये है कि आज ये कभी भी एक ऐसी दुनिया की तश्कील देना चाहते हैं। हमें लगता है कि इनका सारा का सारा केस एक ऐसी दुनिया की तश्कील देना चाहता है जो कि कभी भी सस्टेनेबल नहीं है। इससे मेरी मुराद क्या है? मेरी मुराद इससे ये है कि इनकी पूरी तकरीर के अंदर कोई एक भी एनालिसिस, कोई एक भी आर्गुमेंट इस बुनियाद के ऊपर नहीं था कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम किस तरह का माशरा तश्कील देना चाहते हैं। ये कहते हैं हमने इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करना है, हमारे शादी के इंस्टीट्यूशन के अंदर लव, कंपैटिबिलिटी वगैरह जैसी जो चीजें हैं वो फ्लूइड होती हैं, लेकिन आप इससे वो कौन सा एंड पॉइंट है जो आप अचीव करना चाहते हैं हमें इन्होंने नहीं बताया। इनकी आखिरी बात से आगाज करता जाऊँ तो रेफ्यूटेशंस का। सबसे पहली बात ये अगर कहते हैं कि किस तरह से बच्चों की जिंदगी के ऊपर फर्क पड़ेगा, जनाब वाला इस बात को जरा समझिएगा। हमें लगता है कि वो मुआशरे का एनालिसिस जो कि आज इनकी तकरीर में मिसिंग था, वो उससे बात का आगाज करते हैं। हमें लगता है कि मर्द और औरत या आज के दौर के अंदर जो मुख्तलिफ सेम सेक्स मैरिजेस वगैरह के इंस्टीट्यूशन है, उस केस के अंदर भी वो मुआशरा है ऐसा जिसका बुनियादी यूनिट है जहां पे मर्द और औरत आपस में एक ऐसे ताल्लुकात कायम करते हैं जो कि बाहमी रफाकत के ऊपर बुनियाद रखते हैं। अब ये वाली बाहमी रफाकत जो है ये रिजल्ट आउट करती है बच्चों की सूरत के अंदर। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे माशरे हैं, चाहे वेस्ट का माशरा देख लें या ईस्टर्न माशरे देख लें या तीसरे दुनिया के ममालिक देख लें, हर जगह पे एक चीज एग्जिस्ट करती है कि बहुत से मज़ाहिब या बहुत से माशरे इस तरह का रोल अदा करते हैं कि मर्द जो है वो डोमिनेंट है इस तरह की सिचुएशन के अंदर जहां पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं बच्चे भी और औरतें भी। हमें लगता है कि ये वो रियलिटी है, ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो कि ओपनिंग गवर्नमेंट की स्पीचेस के अंदर से मिसिंग थी। हमें लगता है कि बच्चों की जिंदगी के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर कोई मर्द बगैर किसी वजह के बताए औरत को तलाक दे देगा और वो कह देगा कि ठीक है बच्चे तुम भी ले जाओ और मुझे नहीं फर्क पड़ता। हमें लगता है कि बच्चों की जिंदगी इस केस में ज्यादा वर्स ऑफ हो जाएगी। दूसरी सतह के ऊपर या अगर कहते हैं कि किस तरह से लव और कंपैटिबिलिटी वगैरह फ्लूइड है, हमें लगता है कि मुआशरे की जो बैकबोन है या मुआशरे का जो यूनिट सेल है वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन के ऊपर खड़ा है। मेरा पूरा आर्गुमेंट इसी बुनियाद के ऊपर होगा कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये अपने अंदर रेसिप्रोकेटिंग है, और जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि जो फ्लूइड है या शादी का इंस्टीट्यूशन जब फायदा खत्म हो जाएगा तो इसको खत्म कर देने में कोई मसला नहीं है, हमें लगता है कि आप इंसेंटिव डिस्ट्रॉय कर देंगे एसेंशियली शादी करने का। हमें लगता है कि ये वाली जो बुनियाद बनेगी तो ये मुआशरा ऐसा तश्कील पाएगा कि जिसके अंदर हर एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ फायदा उठाएगा, ना कि उसके साथ एक बाहमी एक मुस्तकिल किस्म की रफाकत कायम करके एक मुआशरे को तश्कील देने के अंदर एक अहम किरदार करेगा। तीसरी सतह के ऊपर हमें यह भी लगता है कि इनका जो पूरा आर्गुमेंटेशन थी कि देखें जो प्रैक्टिकल मसाइल की रिहेबिलिटेट करने का प्रेशर नहीं होगा या दोनों पार्टीज की कंसेंट नहीं चाहिए होगी, हमें लगता है कि असूली सतह के ऊपर जो मेरी पहली और मुस्बत आर्गुमेंटेशन होगी, हमें लगता है कि इस सारे केस के अंदर स्टेट शाय अवे कर रही है अपने बर्डन के अंदर, लेकिन असूली सतह के ऊपर इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। और मेरी पॉजिटिव आर्गुमेंटेशन भी यहीं से स्टार्ट होती है कि दोनों इंसानों के आपस के जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो इसी बुनियाद के ऊपर हैं कि आप इमोशनल बीइंग हैं, आप रैशनल बीइंग हैं। आपने ये तसव्वुर कि मुआशरा किस तरह से तश्कील पाएगा इसी बुनियाद के ऊपर करना है कि आपके आपस में ताल्लुकात किस बुनियाद के ऊपर हैं। आया कि वो आपकी सेंटिमेंटल वैल्यूज के ऊपर है या आपकी इस बिल्लत के ऊपर है कि जिसके अंदर
अंदर आप दूसरे इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं, आप दूसरे इंसानों के साथ बात करके अच्छा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि ये वो बुनियाद है कि जहां पे आपने इंसानों के साथ वादे वईद किए, आपने दूसरे इंसान के साथ अपने उस प्यार का इजहार किया और फिर आपने ये बुनियाद बांधी कि हाँ आज से मैं और तुम साथ रहेंगे, और ये तमाम तर वादे वईद करने के बाद आपने मैरिज की इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी। हमें लगता है कि ये वो बेसिक यूनिट था जब यहाँ पे आप इन ह्यूमेन बिहेवियर की तरह की, मतलब इस तरह का अगर आप रवैया इख्तियार करेंगे तो हमें लगता है कि आप अपने अंदर इंसानी सुरिश्त के खिलाफ चले जाएंगे। और ये रवैया अपने अंदर इनह्यूमेन है कि आप किसी इंसान को बगैर वजह बताए, बगैर कोई रीजन बताए, अपने उस रैशनल अप्रोच के बरखिलाफ आप ये सारा फैसला लेकर जब भी कोई फैसला करते हैं तो हमें लगता है कि मुआशरे का बेसिक यूनिट आप डिसरप्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली ये ट्रिकल डाउन होता है मुआशरे की सतह के ऊपर, जो कि आर्गुमेंटेशन और अपने गवर्नमेंट के कभी भी ये नहीं बता के जाती कि ये कैसी दुनिया का तस्वर देते हैं कि जब हर एक के पास आजादी होगी और हर एक के पास ये बगैर वजह बताए सारी चीजें होंगी। दूसरे आर्गुमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा आर्गुमेंट इस बुनियाद के ऊपर खड़ा है जो कि आपको टेंजिबली फायदे गिनवाएगा इन्हीं स्टेक होल्डर्स का, कि मर्द को, औरत को और बच्चों को, होलिस्टिकली पूरे मुआशरे को क्या फायदा होगा इससे। दूसरा आर्गुमेंट की फ्रेजिंग सुनिएगा। हमें लगता है कि वो तमाम तर मुआशरे जहां पे औरत को सेकेंडरी सिटीजन तस्वुर किया जाता है, मिसाल के तौर के ऊपर थर्ड वर्ल्ड सिटीजन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये मसला ज्यादा एग्जैसरबेट होता है, और एट द सेम टाइम वेस्ट के अंदर भी यह मसला हमारे सामने आता है। इनका ये कहना था कि औरतों के लिए बेहतर है कि कैरेक्टर क्वेश्चन किया जाता है और ये सारे मसले आते हैं। हमें लगता है कि इस केस में ये जिम्मेदारी, ये ज्यादा मसला एग्जैसरबेट हो जाएगा जब औरत को इस जिम्मेदारी से मावरा कर लेंगे कि तुम वजह ना बताओ। हमें लगता है कि औरत के ऊपर जो क्लेम या ब्लेम ऑलरेडी डाला जाता है कि औरतें ऐसे हुआ करती हैं, हमें लगता है कि वो मसला मजीद ज्यादा उभर के सामने आएगा और लोग ये कहेंगे कि ये औरत तो है ही ऐसी, इसने तो करना ही ये था। हमें लगता है कि अगर एक औरत 3 या 4 लोगों से निकाह करती है, 3 या 4 लोगों से शादी की इंस्टीट्यूशन कायम करती है, तो इस बुनियाद के ऊपर कि अगर भी वो वजह नहीं बताएगी, हमें लगता है कि चौथी शादी के ऊपर ऑलरेडी मुआशरा जो है वो उसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाएगा और किस तरह से उसके लिए मजीद मसले बढ़ते चले जाएंगे। अब मेरा मुस्बत मुकदमा, ये तो इनकी रेपुटेशन है, मुस्बत मुकदमा भी इसी बुनियाद के ऊपर खड़ा है। वो भी इसी बुनियाद के ऊपर खड़ा है कि मुआशरे के अंदर इस बात का तज्जिया करना जरूरी है कि औरतें जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेती हैं, मर्दों से लेती हैं। इस बात के ऊपर बहस की जा सकती है, लेकिन ये रियलिटी एग्जिस्ट करती है। हम स्टेटस को के अंदर ये चीजें आज देखते हैं कि औरतें किसी हद तक डिपेंडेंट हैं फैमिली के ऊपर, किसी हद तक डिपेंडेंट है उस मर्द के ऊपर। हमें लगता है कि अगर आप ये सारी चीजें निकाल देंगे, कभी वजह नहीं बताएगा वो मर्द, तो हमें लगता है कि आप हमेशा से उस औरत के ऊपर ये बर्डन डाल रहे हो कि ठीक है तुम्हें मैरिज की इंस्टीट्यूशन से किसी वक्त भी निकाला जा सकता है, तो इस वजह से तुम हमेशा हमेशा जो है तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये वो बुनियाद है कि जहां पे आप मर्द को एक बर्डन से आजाद कर रहे हो कि तुम वजह ना बताओ, हमें तुम्हें से कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम बस यहां से इस शादी के इंस्टीट्यूशन को जब चाहे तुम खत्म कर दो। हमें लगता है कि इस केस के अंदर भी औरतें जो है वो सब ड्यू होंगी। हमें लगता है और वो मर्द जो है जिसने ऑलरेडी उसको उसकी पढ़ाई के बावजूद उसको जॉब नहीं करने दी या उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, उसको मजीद आपने स्ट्रेंथन कर दिया। तीसरी सतह के ऊपर इस बात को समझिएगा। हमें लगता है कि ये वो बात जब फेमिनिस्ट क्रिटिक के ऊपर हम सारी बात करते हैं तो ये बात उसके अंदर भी रेलेवेंट बनती है। वो बात इस तरह से है कि खवातीन को जब तलाक देने के मामलात के अंदर जवाब देना पड़ेगा कि क्यों मैं इस मर्द से तलाक लेना चाहती हूं, तो हमें लगता है कि वो मर्द एक्सपोज होंगे, वो मर्द ये समझेंगे कि हाँ वाकई के अंदर मेरे ऊपर ये तनकीद की जा सकती है कि मैं ऐसा मर्द हूं। वो औरतें जब दूसरी औरतों को जाके बातें समझाएंगी कि किस तरह से जो मर्द था वो डोमेस्टिकली मुझे वायलेंस का शिकार में थी, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता था या मुझे बेजा हफ्स का निशाना बनाता था। हमें लगता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर भी औरतों के लिए एक बेहतर मुआशरा तश्कील पाएगा, न कि मर्दों के लिए। हमें लगता है कि एक ऐसा सिनारियो कि जिसके अंदर मर्द हमेशा से डोमिनेंट रहे हैं, मर्द हमेशा से वायलेंट रहे हैं, उस तरह से सिनारियो के अंदर भी औरतों के लिए एक बेहतर मुआशरा तश्कील हमारे मॉडल के अंदर साबित होता है। तीसरी सतह के ऊपर मैंने आपको यह भी बताया कि जो बच्चों के लिए जो हमारे बहस का तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके केस के अंदर भी एक बेहतर केस के सिनारियो पैदा हो सकता है। हमें लगता है कि हमारे मॉडल के अंदर एक बेहतर मुआशरा कायम हो रहा है जहां पे लोगों को फायदा हो रहा है और एक मुस्तकिल रफाकत की बुनियाद के ऊपर लोगों के जो इंस्टीट्यूशन है वो कायम हो रहे हैं। इस सारी 3 आर्गुमेंटेशन की बुनियाद के ऊपर, एक प्रिंसिपल क्लैश करने की बुनियाद के ऊपर आपके समातों का बहुत शुक्रिया। ओपनिंग ऑपोजिशन। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब मैं इनवाइट करता हूं फ्रॉम ओपनिंग गवर्नमेंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमजादा। हियर क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल जी बस 10 सेकंड में कुछ कागज सीधे कर लूं। अगर किसी को कोई नुक्ता दरकार है तो आप काइंडली चैट में POI और अपना बेंच लिखते हैं। अगर मैं नुक्ता लेना हुआ तो मैं ले लूंगा, अगर नहीं लेना हुआ तो आपको पता चल जाएगा।
मोहतरम मुंसफीन की इजाजत से बात करते हैं आज ओपनिंग ऑपोजिशन के प्रिंसिपल क्लैश से और उस मुआशरे की जिसकी तश्कील वो हमसे सवाल भी उठाते हैं और आके तश्कील करके भी जाते हैं। ओपनिंग ऑपोजिशन असल में स्टेटस को आर्ग्यू कर रही है कि आपको वो मुआशरा ऐसे ही रहने देना चाहिए जैसे मुआशरा आज चल रहा है। कोई प्रिंसिपल क्लैश नहीं हमें देती, लेकिन हम ये कहती है कि आज के मुआशरे के अंदर जो एक पेट्रियार्कल मुआशरा है, एक मिसोजिनिस्टिक मुआशरा है, एक सेक्सिस्ट मुआशरा है और एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे औरतों को ना डिवोर्स देने का हक दिया जाता है कि उनका लीगल हक हो भी, औरतों को उल्टा ऑप्रेस किया जाता है, स्लट शेम किया जाता है और ये सारे के सारे जो नुकसानात औरतों के ऊपर भारी होते हैं आज के मुआशरे के अंदर, जिसकी हमने बात की है, उसको मनवा के जाते हैं कि हाँ आज मुआशरा इतना बुरा है। तो हमें समझ नहीं आती बतौर गवर्नमेंट कि आप आरू करना क्या चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि हम इस मुआशरे को ऐसे ही चलते रहने दें या हम इसके अंदर कोई टेंजिबल चेंजेस लेकर आए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई टेंजिबल चेंज लेकर आए तो वो टेंजिबल चेंज किस तरह लेकर आना है, इस मुआशरे को इंप्रूव किस तरह करना है, ये आपके ऊपर फिर एक रिस्पांसिबिलिटी बनती थी कि आप आके अपनी ओपनिंग ऑपोजिशन की पहली सूचना के में बताते कि आपने पता ही हरगिज नहीं, आप O2 को आगे करना पड़ेगा और क्लोजिंग ऑपोजिशन से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर फर्दर इलैबोरेट करें। करते हैं इनके केस लाइन को लाइक इनके पास कोई पॉजिटिव आर्गुमेंटेशन नहीं थी, वो बस सीधा एक नेगेटिव केस लेके जा रहे थे हमारे साथ कि हमने एक बात की उसके खिलाफ एक रद्द बात करके कह दी कि हमारा पॉजिटिव केस है, इस तरह आर्गुमेंटेशन नहीं होती। बातें करते हैं, कहते हैं कि डोमेस्टिक अब्यूज जो है ना आज के मुआशरे में बहुत ज्यादा हो रहा होता है और औरतें ना इसके बारे में बात करती हैं, इसकी वजह से डोमेस्टिक अब्यूज की अवेयरनेस बढ़ती है। हमें तो स्टेटस को में डोमेस्टिक अब्यूज आज भी नजर आ रहा है, कल भी नजर आ रहा होगा और इस मुआशरे के अंदर परसों भी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक अब्यूज के खिलाफ कोई मैकेनिज्म आप प्रोवाइड करके जा नहीं रहे, आप बस कह रहे जैसा हो रहा है वैसे होने दो। तीसरे तक के ऊपर हमारे से एक बहुत बड़ा एंगेज करते हैं, एक सवाल छोड़ देते हैं कि आप किस तरह का मुआशरा तश्कील करना चाहते हैं, हमने बताया नहीं। अनब ने कैटेगोरिकली बताया कि मैं एक ऐसा मुआशरा आपको बताना चाह रहे हैं जहां पे औरत मर्द एक दूसरे के ऊपर बाउंड या चेन नहीं होते किसी फाइनेंशियल या इमोशनल एक्सपीरियंस के ऊपर, वो एक आजाद बीइंग होते हैं और इंसानियत एक स्पिरिट चीज होती है। पहला मुआशरा एक ऐसा मुआशरा जहां पे इस औरत और इस मर्द को हक होगा कि वो अपनी जिंदगी को अपने आप को तरजीह दे एक दूसरे बंदे के ऊपर और उस तरजीह के बाद एक बेहतर जिंदगी गुजार सके अपने लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही जिंदगी होती है, दुनिया फानी होती है। तीसरी बात, एक ऐसा मुआशरा जहां पे औरत के ऊपर इस चीज के हकूकों की तैयारी होगी जहां पे वो इसके बारे में और बात कर पाएगी। क्यों? बिकॉज आप औरतों को एम्पावर कर रहे हो। ये मेरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी होगा, लेकिन कुछ और बातें जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे आगे करने की कोशिश की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि अगर मर्द छोड़ के चला जाएगा तो आज बच्चों की जिम्मेदारी किस तरह आएगी। हम पहले आपको केस की वजाहत करते चले कि हम यहाँ पे नो फॉल्ट रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम कैटेगोरिकली ये हरगिज नहीं कह रहे कि यह मर्द अब्यूजिव था या औरत अब्यूजिव थी। दोनों इन अ डिफरेंट स्फीयर पैरेलल वर्ल्ड में दोनों परफेक्ट बीइंग्स हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी वाजे वजूहात के वो डिवोर्स दे सकते हैं। उन तमाम वजूहात की वजह जो अनम ने अजाका को पता ही है कि वो इमोशनल कमिटमेंट का दिल नहीं कर रहा, आज समझ आती है कि हमारी नीड्स चेंज हो गई हैं, ऐसे बतौर बड़े रीजन एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से आज उन्होंने शादी का इंस्टीट्यूशन तोड़ने के लिए फैसले के ऊपर वो राजी हुए हैं एक तरफा की वजह से। हम समझते हैं इसमें नेसेसरली ये हरगिज कोई क्लेम नहीं हम करें कि मर्द अब्यूजिव है या औरत अब्यूजिव या औरत मैनिपुलेटिव या मर्द मैनिपुलेटिव है, वो दोनों इन अ स्फीयर परफेक्टली आइडियल बीइंग्स हो सकते हैं। तीसरा बड़ा मसला आके इनकी जो एक और सम लाइन ऑफ पॉजिटिव आर्गुमेंटेशन थी वो थी कि जो पार्टनर टू है जिसके साथ आपने इतने वादे किए हैं, इतने ख्वाब दिखाए हैं, वो सबके साथ क्या होगा। हम समझते हैं, हम इस बात को अंडरस्टैंड जरूर करेंगे कि एक बंदे के साथ आपने वादे किए, इमोशनल कमिटमेंट की बात की है, लेकिन एक ऐसे कटखड़े पे जब आप खड़े होते हैं जहाँ पे अपने अपनी जिंदगी का फैसला करना होता है और जहाँ पे अपना कोई तरजीह देने आपकी पर लाजिम हो जाता है, जहाँ पे समझते हो कि आज मेरी इमोशनल नीड्स मेट नहीं हो रही, तो हम हरगिज ये नहीं चाहते कि वो बंदा अपने आप को इमोशनली फाइनेंशियली किसी भी सूरत पे कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे बंदी खुशी के लिए अपनी खुशी का गला घोंट ले। हम समझते हैं आज हम एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे लोग अपनी खुशी को दूसरों पर तरजीह देते हैं, जिसकी तरफ से आज एक बेहतर मुआशरे की तश्कील होगी। तीसरी बात, कहते हैं कि आज औरतों के ऊपर स्लट शेम किया जाता है, उनकी इनसिक्योरिटीज आती हैं, उनको बार बार हम इल्जाम लगाते हैं कि किस तरह ये औरत तो किससे भी शादी कर लेगी, उसने 2 निकाह कर लिए, 4 निकाह कर लिए। यही तो हमारा मुनसे मुकदमा है आपके साथ कि आज औरत के ऊपर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए जाते हैं। इन इल्जामों से निजात पाने का क्या तरीका है कि हम डिवोर्स जैसे इंस्टीट्यूट को यहाँ पे नॉर्मलाइज करें। उसे हम नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? हम ये बताने की कोशिश करेंगे इस मुआशरे के अंदर कि डिवोर्स के लिए कोई सॉलिड रीजन होना जरूरी नहीं होती। आप किसी भी वजह के ऊपर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, अपनी खुशी को तरजीह देते हो, आप डिवोर्स दे सकते हो। जब यहाँ पे ये बात का फैसला हो जाएगा इस मुआशरे के अंदर कि हाँ डिवोर्स एक स्टिग्मेटाइज्ड चीज नहीं है, डिवोर्स एक पर्सनल चॉइस है, डिवोर्स एक ऐसी चीज जहाँ पे आप अपने आप को तरजीह दे रहे हो, हम समझते हैं वहां से भी डायलॉग खुलेगा कि अगर आप अपनी चॉइस और अपनी खुशी के ऊपर डिवोर्स देते हो, तो जहाँ पे एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअली फाइनेंशियल ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्या वहां पे डिवोर्स देना ज्यादा जरूरी नहीं बन जाता? हम समझते हैं वहां पे ये साबित हो गया वो ज्यादा जरूरी बन जाता है और उस तरह के डिवोर्स केस को तरजीह दी जाएगी इस मुआशरे के अंदर, और ऐसा मुआशरा हमें पसंद है। तीसरी बात करते हैं कि आज औरत जो मर्द पे डिपेंडेंट होती है, हमें ग्राउंड रियलिटी
से बात करनी चाहिए, हमारे पे इल्जाम लगाएगा। चलिए ग्राउंड रियलिटी से बात करते हैं। हम नहीं समझते कि एक औरत जिसे फाइनेंशियली और इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना पड़ रहा है एक शादी में रहने के लिए, उसे उस शादी में इन द फर्स्ट प्लेस होना भी चाहिए। हम समझते हैं कि ऐसा मुआशरा जहां पे आप औरत को ब्लैकमेल कर सकते हो वो मुआशरा बुरा है, उस मुआशरे को खत्म कर देना चाहिए। औरत को इंडिपेंडेंस और औरत को ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगी। स्टेट कैसे प्रोवाइड करेगा? जब स्टेट आपको पता है कि आप एक इमोशनल, आप एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आपका एक अपना बीइंग है, वो बीइंग आपको एक मैरिज के साथ किसी के साथ एसोसिएट नहीं करना पड़ेगा। हम समझते हैं इस तमाम वो बातें हैं जिन पे आज ओपनिंग को बात करनी चाहिए, उन्होंने नहीं बात की। हमारा मुझसे मुकदमा क्या है? हम समझते हैं कि आज जो बच्चों का एक केस है, इन्होंने बिल्कुल एंगेज नहीं किया, बल्कि उसको मिसकंस्ट्रू करके दिया कि बच्चे जो ट्रॉमेटाइज होते हैं। हम समझते हैं एक ऐसी फैमिली जहां पे दोनों पेरेंट्स एक दूसरे को रिजेंट करते हैं बिकॉज वो तलाक नहीं दे पाते या वो तलाक देना चाहते नहीं है, बल्कि वो बाउंड है बाय लॉ इस मैरिज में रहने के लिए। तो अगर शुरू में रिजेंटमेंट ना भी हो नो फॉल्ट की वजह से, तो फ्यूचर में रिजेंटमेंट बढ़ेगी, क्योंकि उस मजबूरी के तहत जो आपको एक रिश्ते में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो रिजेंटमेंट या तो आपके पार्टनर पे निकाली देगी या उन बच्चों पे निकाली देगी, जिसकी वजह से उन बच्चों पे नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा? वो बच्चे आज मेंटल इलनेस का शिकार होंगे, इनसिक्योरिटी का शिकार होंगे, और वो सारे के सारे स्टिग्मास जो बच्चे एक ब्रोकन होम से लैक ऑफ अटेंशन की वजह से डेवलप करते हैं इन द फ्यूचर, वो आज उन बच्चों के ऊपर ज्यादा बुरा होगा। तो हमारे मॉडल के अंदर जहां पे आप इन डिवोर्सेस को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, हमारे बच्चों का स्टेक ज्यादा बुरा खराब होता है। तीसरा एक बहुत बड़ा मसला पे आता है कि मैरिज के इंस्टीट्यूट्स को आज बचाना हमारी हरगिज़ रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी। हम समझते हैं अगर इस तमाम वजूहात की वजह से आज मैरिज जो है वो तबाह हो जाती है, तो मैरिज को तबाह होने दो। हमने हरगिज़ ये बर्डन नहीं उठाना कि आज मैरिज एक बहुत अच्छी चीज होती है। तीसरी बात, अगर ये चाहते थे कि हम बताएं आज मैरिज को बताएं, तो इनके ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी थी कि आके एक्सक्लूसिव हमें बेनिफिट बताएं कि ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो मैरिज ही प्रोवाइड कर रहा है आपके मुआशरे को, जो और ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहा। ऑल्टरनेटिव्स कौन से होते हैं? सिविल पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती हैं, लोग हॉस्टल्स में इकट्ठे रहते हैं, लोग यूनियंस में इकट्ठे रहते हैं, वो सब एक दूसरे को लीगली कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं करते जैसे हम मैरिज करते हैं, जो सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक इन्होंने बताने की कोशिश किया। हम समझते हैं कि वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें ऑल्टरनेटिव से मिल रहे हैं और कुछ केसेस में बेहतर मिल रहे हैं, तो आज मैरिज को बताने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। हमने आज आपको क्या पता है जिसे बिल्कुल एंगेज नहीं किया? हमने आपको एक ऐसा मुआशरा बताया जहां पे ना सिर्फ औरतों के लिए बेटर एक मुआशरा एग्जिस्ट करता है, जहां पे औरतों के हकूक मिलते हैं, जहां पे डिवोर्स, जहां पे जरूरी है डिवोर्स डोमेस्टिक अब्यूज के रिलेशनशिप के अंदर, जहां पे फाइनेंशियल और इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जहां पे डिवोर्स कर देना एक लाजमी बन जाती है, और वहां डिवोर्स आप नहीं दे पाते बिकॉज सोसाइटी आपको बुरा समझेगी। हम समझते हैं वो नॉर्मलाइजेशन हमारे इस सादे डिवोर्स के नॉर्मलाइजेशन से सामने आएगी। हमने आपको ये पता है कि क्या 5 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पार्टनर एक जो डिवोर्स देता है, किस तरह उसके लिए दुनिया बेहतर है। पार्टनर 2, जहां पे उसे कॉन्स्टेंटली उस रिजेंटमेंट और उस एहसान का सामना नहीं करना पड़ेगा कि देखो मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी या चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से आज बाउंड हूं यहाँ पे लेना। हम समझते हैं वो रिजेंटमेंट का शिकार पार्टनर 2 भी नहीं होगा। जहां पे बच्चों को कम ट्रॉमा और बच्चों के लिए आज की दुनिया कम बुरी होगी, जहां पे मुआशरे को कम बैकलैश फेस करना पड़ेगा, तो मुआशरा जो है वो एक प्रोग्रेसिव मुआशरे की तरफ जा रहा है और मुआशरे के अंदर एक बेटर सोसाइटी की शक्ल आ रही है, जहां पे औरतों को इक्वालिटी मिल रही है, उस तरह माइनॉरिटी को इक्वालिटी मिल रही है, जहां पे मुआशरे के अंदर एक ऐसी तश्कील दी जा रही है जहां पे आप अपने आप को तरजीह देने के काबिल समझते हो अपने आप को, और आप इसके बारे में ना इनसिक्योर फील करवाए दोगे ना आपको स्लट शेम किया जाएगा। हम समझते हैं ऐसा मुआशरा होना चाहिए, और अगर आप इसे डिसएग्री करते हैं तो आगे क्वालिफाई करें। आपकी समातों का शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब मैं इनवाइट करता हूं साइड ऑपोजिशन से डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नूर अहमद। हियर मेरी आवाज आ रही? जी आ रही बिल्कुल। है। थैंक यू। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। इसमें मुआफर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्टेट जो है ना वो तमाम तरह मसले आपके हल कर देगी और औरत को जो है वो इंडिविजुअलिटी भी मिल जाएगी और सारे मसले हल हो जाएंगे। वो स्टेट कैसे करेगी, मुझे आज तक इस चीज की समझ नहीं आई। जो कोर्ट के फैसले आज तक लटक रहे हैं आपके ही मॉडल के अंदर, वो कोर्ट के फैसले यकदम कैसे ठीक होना शुरू हो जाएंगे? और वो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो कि आपके 2016 के अंदर ऐसी रियासतों के अंदर 2016 के अंदर एक औरत जाके कहती है कि मेरा रेप हुआ है, तो उसको और उल्टा उसको एक हक देने के बजाय या उसको कंफर्ट करने के बजाय वो जो पुलिसमैन होते हैं वो खुद उसका रेप कर देते हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि आप उस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से औरत को हक दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब आपको देना था और आके बताना था कि किस तरीके से जो आपकी औरत है आज वो इकोनॉमिकली भी इतनी इंडिपेंडेंट है, अगर उसके ऊपर बच्चों का बोझ भी आता है तो वो उसको लेगी, या अगर नहीं आता तो क्या स्टेट इतनी काबिल है कि वो उन तमाम बच्चों का बोझ ले लेगी? ये इतने सवाल या निशान इनके केस के ऊपर है, इतने लूप होल है क्योंकि इनकी पॉलिसी के अंदर क्लियर हो जाएगा। दूसरी जगह कहते हैं नहीं, अगर पता है क्या है मसला, ये है कि आप लोग ना उनको अगर वो ना बताए और अगर वो रिलेशन से चला जाए ना तो ठीक है, क्योंकि फिर बच्चों के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और उससे क्या होगा कि आप एक खुशी खुशी अपना जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमें लगता है कि बात सिर्फ इतनी सी है जो कि पूरे ऑपोजिशन बेंच के अंदर शायद आएगी, और वो ये है कि देखें
अगर आप बहस कर लेते हैं इस चीज के ऊपर कि मैं आपको क्यों छोड़ना चाहता हूं या मैं आपको क्यों छोड़ना चाहती हूं, उस दौरान के अंदर अगर आप इस नतीजे के ऊपर निकल आते हैं कि शायद दोनों की गलतियों की वजह से आपका घर का निजाम खराब हो रहा है, और अगर आप उसका कोई हल निकाल लेते हैं तो ठीक है, अगर आप उसका हल नहीं निकालते तो आप डाइवोर्स ले लें। हम कभी भी ये नहीं कहते कि डिवोर्स देना गलत बात है, लेकिन आप यूनिलैटरल सिस्टम को ना लेके आए, आप बहामी सिस्टम लेके आए, क्योंकि आपका ताल्लुक बहामियत के ऊपर स्टार्ट हुआ था। आपने एक दूसरे के साथ वादा किया हुआ था कि हमने जिंदगी को ऐसे करके लेके चलना है और एक दूसरे को अपनी गलतियां बता के उसको एक सही तरीके से एक अपने घर को तश्कील देनी है। अब वो आपके मुआशरे के अंदर नहीं होगी तो जो चांसेस है रिलेशनशिप के होने के, ये जो आपके मुआशरे को कंफर्ट करने के, वो बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि देखें आज शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दूसरी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हमें लगता है कि आपकी ये सारी बातें आपके जो मजहबी लोग हैं वो कैसे मानेंगे, क्योंकि वो तो बैकलैश क्रिएट करेंगे। वो कहेंगे कि आप शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसी रियासतें, और वो रियासतें जो कि बड़ी मज़ाहिब हैं, जो कि अपने अंदर फासिज्म का कॉन्सेप्ट रखती हैं, इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह की रियासतें, उनके अंदर लिहाजा आप ये बहस कर ही नहीं रहे। तो उधर की सोसाइटी के अंदर भी अहम है और उसकी 3 से 4 बुनियादी वजूहात हैं। आपके सामने पार्सन और मर्डॉक का पूरा एनालिसिस मिलता है, जिसके अंदर वो कहता है कि आपकी सोसाइटी को स्टेबलाइज होने के लिए जरूरत है आज मैरिज की, क्योंकि मैरिज आपको 4 चीजें देती है। नंबर 1 वो आपको रिप्रोडक्शन का पूरा साइकिल बताती है। नंबर 2 वो आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन जिसको अंदर एजुकेशन करती है, और तीसरा वो आपके इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करती है, और चौथा वो आपकी सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आती है कि आपके 2 लोग आपस में अपने सेंटिमेंट्स वगैरह और इस तरह की सारी चीजें शेयर करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए सिविल पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है और ये तमाम तर चीज कोहैबिटेशन वगैरह है और ये तमाम तर चीजें हैं। हमें मसला तो हल हो रहा है, लेकिन उस रिप्रोडक्शन के बदले के अंदर जो आपकी लोन पेरेंटिंग निकल रही है, उसके जो नुकसानात आ रहे हैं आज वो देखने की जरूरत है। उस लोन पेरेंटिंग के जो नुकसानात हैं जो कि आपकी इस बुनियाद के ऊपर खड़े हो जाते हैं कि आपने और इनके बारे के अंदर वो हो रहा है कि आपने किसी को रीजन नहीं देनी और चला जाना है कि देखें ठीक है मैंने तो आपको डिवोर्स दे दी है और आप चले जाएं। तो उस लिहाज के अंदर फिर आपको आपके बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, और बतौर इंडिविजुअल वुमेन जहां पे उसकी जो वेजेस वगैरह है वो इतनी ज्यादा ठीक नहीं है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी बेहतर नहीं है, तो वो उस तरीके से इंजाम नहीं दे पाती। उसके दौरान जो आपके मर्द हजरात हैं, अगर उनके पास भी बच्चे रह जाते हैं तो हमें लगता है कि वो अकेला मर्द आज एक ब्रेड विनर होते हुए दूसरी तमाम का जरूरत पूरी नहीं कर सकता और उनकी सोशल और प्राइमरी सोशलाइजेशन वगैरह की जिम्मेदारियां नहीं कर सकता। हाँ, हमें लगता है कि आज आपके सामने मेड और इस तरह के सारे सिस्टम और आपके सामने डे केयर स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो आपकी प्रिविलेज क्लास को क्या कहते हैं ऊपर लेके आते हैं, लेकिन वो गुरबत ज़्यादा जो लोग हैं वो तो फिर इस मुआशरे के अंदर नहीं एग्जिस्ट करेंगे, और जो मेजॉरिटी क्लास है वो फिर आपकी जो है वो इस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर रह जाएगी। फिर इनके तमाम हमारा पूरा मुकदमा इस बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ था कि देखें आपको आज आर्गुमेंटेशन करनी है और आपको ये बताना है कि आप किस बुनियाद के ऊपर खड़े हुए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या गलतियां उसके अंदर हैं, क्या गलतियां मेरे ऊपर है। ये कहते हैं नहीं, इससे क्या होगा कि आपकी फैमिली जो है ना वो आपके ऊपर प्रेशराइज करेगी और कभी डिवोर्स हो नहीं पाएगी और वो कभी आजाद नहीं हो सकती। हमें लगता है कि अगर एक औरत या एक मर्द ने ठान ली है कि मैंने इससे आजाद होना है, लेकिन उसके अंदर वो सिर्फ ये बता रहा है कि देखो आज हमारे दरमियान में ये मसले हैं, इन मसलों का कोई हल नहीं एग्जिस्ट करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद की वजह से शायद हमारे बच्चों की जिंदगी भी ठीक हो जाए या नहीं हो जाए। लेकिन अगर नहीं होते तो उसके अंदर आपको क्या रीजन मिलती है कि आप वो तमाम तर हम जो कि इनके केस अंदर हो रहे हैं वो अब हमारे केस अंदर नहीं होंगे, क्योंकि फिर आपके पास ये जवाब है कि एटलीस्ट इमोशनल सेंटीमेंट आपका आपकी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है या बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है वो किसी वजह की बुनियाद के ऊपर होगा, बगैर किसी वजह की बुनियाद के ऊपर नहीं होगा कि दूसरा पार्टनर हमेशा इस गिल्ट के अंदर रहेगा कि मेरी क्या ऐसी गलती थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे ये तमाम तर असाइसें जो कि एक मैरिज इंस्टीट्यूशन से मिलती हैं वो नहीं थी, या फैमिली बतौर एक इंस्टीट्यूशन फिर इस तरीके से नहीं सोचेगा कि जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं देखिए बड़ा सेक्सिस्ट मुआशरा है, आपके इसे हल देने की तरफ क्यों नहीं जाते। हमें लगता है कि हल तब देंगे जब इस मुआशरे के अंदर कोई ठीक चीज हो रही होगी। हल प्रपोज करने के बाद की नौबत है, पहले तो आप जो प्रपोज कर रहे हैं वो आपके इस स्टेटस को ज्यादा नुकसान
पहुंचा रहा है। आपका मुआशरा और सेक्सिस्ट बन जाएगा जब आप औरत को ये बताना शुरू कर देंगे कि देखें आपने रीजन नहीं देनी, आप चले जाए। लिहाजा औरत के ऊपर ब्लेम गेम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि औरत को समझ आता है कि वो जिस तरीके से 2 टके की औरत और इस तरीके के आपके सामने मीडिया कवरेज भी अभी आते हैं और माशरे के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो जस्टिफाइड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी वजह के बगैर बताए बगैर चली जाती है। जैसे कि आप देखते हैं ड्रामे के अंदर भी कि दानिश को वजह बताए बगैर सिर्फ ये कि तुम गरीब हो और चली जाती है, और इस फिर कितनी उसको क्रिटिक का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है कि ये उनकी आर्गुमेंटेशन कभी हो नहीं पाती। अगर शायद उनकी आर्गुमेंटेशन होती तो वो लड़की बतौर एक इंडिविजुअल बात कर रह जाती और फिर उसका क्या इंजाम हुआ था उसका भी आपको पता है। लेकिन दूसरी सतह पर हमें ये लगता है कि आज बतौर रियासत आपका ये रोल है कि आप लोगों के पार्टनरशिप करवाएं, ना कि तुड़वाएं, और उसका यही हल है कि आप लोगों को इस बुनियाद पर स्टैंड करवाएं कि देखें आपने मिलजुल के रहना है। अगर आप मिलजुल के नहीं रहेंगे कि बतौर औरत और बतौर मर्द आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और जब औरत ये इस तरीके के स्टैंड लेगी कि वो कोई रीजन बता रही होगी, तो डेफिनेटली वहां पे जो मर्द हजरात जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर बंद कर आ जाते हैं, वो भी एक्सपोज होंगे और एक बेहतर दुनिया की तश्कील आपके सामने हो सकेगी, रादर देन कि आपका मुआशरा और डिप्रेशन और इस तरह। थिंक सो स्पीच खत्म हो गई है। Okay, thank you. Okay. Thank you very much, Deputy Leader of Opposition. Opening opposition से अब मैं invite करता हूँ closing government से member of government Ali Osja. क्या मेरी आवाज आ रही? एक मिनट, जी, आ रही। सिर्फ 10 सेकंड आ रही। जी स्टार्ट करें। मुंसफीन की इजाजत से जी। मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। 3, 2, 1। ये मुकदमा इब्तदाई हिज़्ब मुखालफत शुरू में ही क्यों हार जाती है? क्योंकि वो एक सेल्फ डिफीटिंग केस रन कर रही हैं, और जिस सेल्फ डिफीटिंग केस का ना कोई एंड पॉइंट है ना कोई इम्पैक्ट है इस हाउस के अंदर, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि वो सेल्फ डिफीटिंग केस एक सेल्फ डिफीटिंग केस है। क्यों? क्योंकि आज इब्तदाई हिज़्ब मुखालफत कंसीड करके जाती है वो तमाम मसाइल जो कि हिज़्ब मुआफ़क़त आपको इस ऐवान के अंदर दोबारा रीट्रेट करके गिनवाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका कोई हल बता के नहीं जाती। और जब उनसे हल मांगा जाता है तो उनसे सिर्फ वो हल जो आगे बता के जाती है वो सिर्फ ये कह के जाती है कि देखें स्टेटस को सही है, स्टेटस को सही तरह से चलने दें, स्टेटस को मजीद बुरा ना करें। हमें नहीं समझ आती कि स्टेटस के अंदर वो टेंजिबल पॉजिटिव चीज क्या है जिसे देखने की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इसे ऐसा ही चलने दें। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि उसी पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एक वुमन जो है वो मेल पे इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है, फिजिकली भी डिपेंडेंट है, हर तरह से डिपेंडेंट है, और स्टिग्मास भी उसी वुमन के अगेंस्ट एग्जिस्ट करते हैं। हमें नहीं समझ आता कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करती है, जिससे वो निकलना चाहती है और जिसे वो प्रूव नहीं कर पा रही, उसके अंदर रहते हुए उसके लिए क्या बेहतरी आ रही है हमें नहीं बता के जाते। ना उस औरत के लिए जो बेहतरी आ रही है आप वो क्वान्टिफाई करके गए हैं, और ना ही उन बच्चों के लिए उन टॉक्सिक पेरेंट्स की लड़ाइयां देख के जो उन्हें मेंटल एंजाइटी हो रही है, जो मेंटल डिप्रेशन हो रही है, उसका क्या आप हल देके जाते हैं वो भी नहीं बता के जाते। जो वाहिद हल आप देने की कोशिश करते हैं वो आप ये कहते हैं कि जी देखें आप उन्हें आर्गुमेंटेशन का रूम दें, आप डिस्कोर्स जनरेट करने दें एक दूसरे को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें एक दूसरे की गलतियां क्या। आप कंसेशन देके जा रहे हैं और कॉन्ट्रडिक्ट करके जा रहे हैं अपने स्टांस के साथ। आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें मेल इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, उसमें आर्गुमेंटेशन के बाद औरत कॉम्प्रोमाइज के अलावा क्या कर सकती है आप हमें क्वांटिफाई करके जाते हैं। आपके हिसाब से एक टॉक्सिक पैट्रियार्कल मैन इस्लामिक या किसी भी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो सपोर्ट के साथ जब एक औरत को कोर्ट के अंदर लेके जाएगा, या कोर्ट के अंदर जब एक्सक्यूजेस की बजाय उस पर प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, और जब वो कॉम्प्रोमाइज वो स्टिग्मास की बुनियाद पर होगी जो कि आप अपने मॉडल के रीस्टेट कर रहे हैं, और हम बतौर इख्तितामी हिज़्ब मुआफ़क़त आपको साबित करेंगे कैसे वो स्टिग्मास हमारे मॉडल के अंदर जो है वो कम होंगे। लेकिन आखिरी बात जो उनकी तरफ से आई कि जी देखें मजहब की तरफ से बैकलैश आएगा,
मजहब वाले आपको फॉलो नहीं करने देंगे। इंडिया के अंदर सेम सही देखने की जरूरत है कि जब स्टेट को इस तरह का अमल उठाती है जो कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई रिफॉर्म लेके आने की बात करती है, तो उसके खिलाफ जो बैकलैश आता है, स्टेट उसे सस्टेन करने की कैपेसिटी भी रखती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट काम कर रहा था ये वाला। तो हम समझते हैं कि वो वाली सारी बातें करना इस ईमान के अंदर बेबुनियाद है। इनकी एक दो और बातें थी कि देखें इनह्यूमेन है अगर आप जो है बगैर वजह बताए करेंगे, और दूसरा था कि देखें जो औरतें हैं वो आपके मॉडल के अंदर वर्स ऑफ होंगी क्योंकि जो रिलेशंस है उन्हें फ्लूइड नहीं होना चाहिए। इनको मैं आपको मुस्बत मुकदमे में जो है वो डील करूंगा। मेरी 4 एक्सटेंशंस क्या है, इन 4 एक्सटेंशंस को काइंडली गौर से लिख लीजिएगा। पहली एक्सटेंशन ये है कि कैसे ये जो हामी है ये अपनी नेचर के अंदर प्रिंसिपली प्रूवेबल नहीं है, और ये हमारी ओपनिंग से डेरिवेटिव आर्गुमेंट नहीं है, मैं अपने एनालिसिस में आपको डिस्टिंग करूंगा। मेरा दूसरा एनालिसिस ये होगा कि कैसे मुआशरे के अंदर जो रॉन्ग एक्सक्यूजेस इस्तेमाल होते हैं मैरिजेस के लिए, उसका एक एंटायर थीसिस या उसका एक एंटायर नैरेटिव या उसका एक काउंटर फैक्चुअल प्रोवाइड करने के लिए आपको सोसाइटी में बगैर एक्सक्यूज के यक तरफा तलाक को आम करना होगा। मेरी तीसरी एक्सटेंशन ये होगी, जो कि हिज़्ब मुआफ़क़त ने बर्डन नहीं लिया, लेकिन इब्तिदाई हिज़्ब मुआफ़क़त ने बर्डन नहीं लिया, लेकिन हम भी इस डिबेट के अंदर आपको साबित करके जाएंगे कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन भी कैसे हमारे मॉडल के अंदर बेहतर हो सकता है, जो कि हमारी डिस्टिंक्ट एक्सटेंशन होगी इस मैच के अंदर। और आखिरी हमारी एक्सटेंशन ये होगी कि जो प्रोसेस है इन इटसेल्फ, जब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस होगा तो ये अपनी नेचर के अंदर कितनी बड़ी थ्रस्ट रखता है कि वो सोसाइटी को सस्टेनेबल भी कर दे और बेहतर भी कर दे, जो कि हमारा हिज़्ब मुखालफत के साथ एक डायरेक्ट क्लैश भी होगा। चलते हैं मेरी पहली एक्सटेंशन की तरफ। हमारी पहली एक्सटेंशन ये है कि हमारी ओपनिंग ने ये बात तो की कि देखें ये प्रूव करना मुश्किल है क्योंकि सोसाइटल स्टिग्मास एग्जिस्ट करते हैं। हम आपको प्रिंसिपली बताते हैं कि जो मैरिज के अंदर किसी के साथ आपकी डिसलाइक नेचर होना है वो कैसे 4 सतूहात पे अनप्रूवेबल है। पहली सतह, हमें लगता है कि खामी होना बहुत सब्जेक्टिव है। किसी इंसान के लिए किसी इंसान में कोई गलती देखना बहुत सब्जेक्टिव इन नेचर हो सकता है। किसी इंसान को वो गलती लग रही हो, किसी इंसान को वो गलती ना लग रही हो। हम समझते हैं कि जब उस गलती को जो कि आपको लग रही हो लेकिन दूसरे लोग उस इश्यू से डिसेंसिटाइज हो, उसे कोड में प्रूफ कर देना या लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम समझते हैं एक चीज जो समझाने में इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाए, हम नहीं समझते कि उसे बुनियाद बनाना चाहिए एक इतने बड़े डिसीजन का जो कि आपकी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट करता हो। लेकिन दूसरी रीजन, हम समझते हैं कि जो लव है या जो इस तरह के रिलेशंस हैं जो कि इन रिलेशनशिप की बुनियाद पे होती हैं, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, वो प्रूवेबल आइडियाज नहीं है। आप प्रूव नहीं कर सकते कि आपको किसी से प्यार क्यों नहीं हो रहा, आपकी किसी के साथ कंपैटिबिलिटी क्यों जनरेट नहीं हो रही। हम समझते हैं इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कोड के अंदर प्रूव करना या मुआशरे के अंदर प्रूव करना उस इंडिविजुअल के लिए ज्यादा मुश्किल है कि वो कैसे साबित करे कि मुझे एब्स्ट्रैक्टली ये बंदा अच्छा नहीं लगता, मुझे बस बंदा मेरे दिल के अंदर नहीं उतरा। हम समझते हैं ये अनप्रूवेबल बात है। लेकिन तीसरी और चौथी बात कि हमें लगता है कि अक्सर जो टेंजिबिलिटी है या आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो अक्सर आपकी सर्कमस्टांशियल बेसिस पे होती है। और चौथी बात कि अक्सर आप उस प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के साथ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है और वो उस बुनियाद पर उससे रहगी चाहता है, तो हमें नहीं लगता कि उन्हें ये चीजें एक्सप्रेसिवली लोगों के अंदर बताना चाहिए या मुआशरे में उन लोगों को डीनेम करना चाहिए। हम समझते हैं इन 4 बुनियादों से हमने आज आपको साबित किया है कि कैसे डिस्टिंक्टिवली प्रिंसिपली इन चीजों को प्रूव करना एट टाइम्स मुश्किल हो सकता है, एट टाइम्स नामुमकिन हो सकता है। हम समझते हैं कि ऐसी बुनियाद जो कि प्रूव करने में ही नामुमकिन या मुश्किल नजर आती हो, उससे बुनियाद नहीं बनाना चाहिए कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर जो है वो जुड़े रह जाए। लेकिन हमारा दूसरा आर्गुमेंट ये है कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन बेहतर कैसे हो जाएगा। हमें आज के लोग मैरिज के इंस्टीट्यूशन के अंदर कंप्लेसेंट नजर आते हैं। वो कंप्लेसेंट क्यों है? उन्हें कंप्लेसेंसी इस वजह से आती है कि उन्हें लगता है कि आज हम इस औरत पे जो मर्जी करते रहेंगे, या औरत को लगता है कि आज हम इस मर्द पे जो मर्जी करते रहेंगे, हम तलाक नहीं ये हमें तलाक नहीं दे सकता क्योंकि इसे जाके वो प्रूव करना होगा। हमें लगता है कि आज जब उनके पास एक इंसेंटिव होगा कि ये बंदा बगैर एक्सक्यूज के हमें तलाक दे सकता है, तो उनके पास एक मजीद इंसेंटिव आ जाएगा कि उन्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उस रिलेशनशिप के अंदर, ताकि ये कोई जवाब बना के मुझे छोड़ के ना चली जाए। हम समझते हैं कि इंडिविजुअल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का एक जो सेंस है या जो फीलिंग है वो इनेट है। तो अगर एक इंडिविजुअल ने रिप्रोड्यूस करना ही है तो वो अपने रिलेशनशिप को मजीद स्टेबल करने के लिए अब उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि उस औरत वो उसको छोड़ के जा सकती है या दूसरा मर्द उसे छोड़ के जा सकता है। आपके मॉडल के अंदर वो मर्द और औरत एक दूसरे के साथ जो मर्जी करते रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो एक दूसरे को छोड़ के जा सके, जिस बुनियाद पे आज उनके पास इंसेंटिव नहीं है कि वो उस रिलेशनशिप के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन तीसरी एक्सटेंशन, हमें लगता है कि आपके मुआशरे के अंदर जहां पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, जहां पे अर्ली मैरिजेस होती हैं, जहां पे पीयर प्रेशर की बुनियाद पर अरेंज मैरिजेस होती है, आज उनके अंदर आपके पास निकलने का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जब आपकी अरेंज मैरिज कर दी गई है और आपकी उसके साथ कंपैटिबिलिटी डेवलप नहीं हो रही, जब आप मुआशरे को ये एक्सक्यूज देते हैं ना कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और मैंने इस मैरिज से निकलना है, तो आपको उसी स्टिग्मा से देखा जाता है जिस स्टिग्मा की हम
मुखालफत कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आज इन रॉन्ग एक्सक्यूजेज जिस बुनियाद पे आपकी मैरिजेस होती हैं, अगर आप बिना एक्सक्यूज मैरिजेस से निकल सकेंगे तो आज आप ना अपने पार्टनर के साथ एक रहम कर रहे हैं, क्योंकि आज आप एक डिस्टेबलाइज रिलेशनशिप के अंदर नहीं रह रहे, क्योंकि समझने की जरूरत है मैरिज का इंस्टीट्यूशन अगर एक बंदे का दिल भी टूट जाए या एक बंदे की तरफ से भी नफरत का एलिमेंट आ जाए तो सस्टेनेबल नहीं है, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट उनके बच्चों पे भी होता है। और आखिरी बात, औरत किस मॉडल में बहुत साफ है, औरत के पास एटलीस्ट हमारे मॉडल के अंदर एक जवाज है कि वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल सकती है। हाँ, वो होगी उस मर्द के अंदर इकोनॉमिक डिपेंडेंट, लेकिन उस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बुनियाद पे जो उसे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ती है, जो कि उसकी लाइफ लिबर्टी खत्म हो जाती है, या जो उसकी लाइफ का एसेंस हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, हम उसकी मुखालफत करते हैं जिस बुनियाद पे इख्तितामी हिज़्ब मुआफ़क़त। बहुत शुक्रिया। Thank you. Yeah. Thank you very much, member of government. अब हम इनवाइट करते हैं क्लोजिंग ऑपोजिशन के पहले स्पीकर, मेंबर ऑफ ऑपोजिशन उस्मान। Here. Yes, just give me 10 seconds. All right, I'm ready. I'm starting in 3, 2, 1. अच्छा, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर क्या गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था आज कि वो ये प्रूव करके जाए कि अगर किसी रिलेशनशिप के अंदर खामी मौजूद नहीं, किसी पार्टनर के अंदर खामी मौजूद नहीं है, बगैर किसी खामी के अगर वो डाइवोर्स लेता है और वो डाइवोर्स यकतरफा होती है, तो क्या ये इसका हक है या नहीं है। और गवर्नमेंट अपना बर्डन ये प्रूव करने में नाकाम रही है पूरे तरीके से, ओपनिंग बेंच भी और क्लोजिंग बेंच भी। मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह। सबसे पहले तो जो हमें ओपनिंग गवर्नमेंट आती है उसके केस में बहुत सारे फ्लॉज नजर आते हैं। वो फ्लॉज क्या थे मैं आपको बारी बारी गिनवाता हूँ। सबसे पहले तो आके इन्होंने मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो है वो जिस तरह से तबाह किया, वो मैं समझता हूँ कि उनको इसी बात के ऊपर पेनलाइज करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आकर अपनी डिबेट के अंदर साफ अल्फाज में कहा कि मैरिज अगर तबाह होती है तो होने दो, हमें जो एक इंडिविजुअलिटी है उसको हमने सेव करना है। बेशक वो जो है वो इंडिविजुअल जो है वो अपना इकोनॉमिक बर्डन ले सके या नहीं ले सके, लेकिन उसका जो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है वो ज्यादा जरूरी है मैरिज के जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर। ये किस तरह से मुआशरे के लिए खतरनाक बात है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से कि जब आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन को तबाह होने देते हैं, जब मैरिज का इंस्टीट्यूशन आपके केस में तबाह हो जाएगा तो फिर उससे नुकसान ये होगा कि उससे पॉपुलेशन आपके मुल्क की बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लग जाएगी, और जब पॉपुलेशन इफेक्ट होने लग जाएगी, लोग यूनियंस और सोसाइटीज से सपोर्ट लेने लग जाएंगे, तो वो एक प्रैक्टिकली भी पॉसिबल चीज नहीं है। क्योंकि जो यूनियंस और सोसाइटीज में आपको लोग मिलते हैं वो आपके ऊपर उनके ऊपर कोई मॉरल कोई बाय लॉ कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो आपके बच्चों का खर्चा उठाएं या आपके बच्चों को सपोर्ट करें या आपको सपोर्ट करें। तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट तो मिल सकती है, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन उठाएगा। तो हम समझते हैं ये फ्लॉड केस था। और फिर जब आपकी पॉपुलेशन इफेक्ट होगी तो आपके मुल्क की कंजम्पशन भी इफेक्ट होगी, और फिर उसके बाद आपके मुल्क की इकोनॉमी भी बिगड़ेगी। तो ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन तबाह करना बेसिकली मुल्क की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली हिट करता है। तो ये भी एक फ्लॉड केस था। फिर आपने जो है इमोशनल कमिटमेंट को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, फीलिंग्स को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। आपने कहा कि हमारा सेल्फिश होना जरूरी है, हमारी जो अपने जिंदगी के गोल्स हैं उसको पूरा करना जरूरी है, वो जो दूसरा इंसान इफेक्ट हो रहा है उसको होने दो। आपने इस चीज को से बिल्कुल शाय अवे करके कि वो जो दूसरा इंसान है वो दूसरा इंसान है कौन। वो इंसान है जिसके साथ आपने कमिटमेंट किया, जिसके साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ये कह लें या एक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है, और वो आपके म्यूचुअल कॉन्सेंट से था। तो अगर आप एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से एक जब रिलेशन में आए हो तो आप म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ बाहर क्यों नहीं जा रहे। इससे हमें आप गवर्नमेंट जो है वो ये पूरी चीज एक्सप्लेन करने से नाकाम रही है। वो कह रही है कि फर्स्ट स्पीकर थी इनकी, वो कह रही थी कि गोल्स बदलते जाते हैं और जो मेल डोमिनेंस है उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो फीमेल्स इफेक्ट हो रही हैं। हम समझते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है मुआशरे के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि जो हम मैरिज का प्रोसेस है उसको कोर्ट का जो प्रोसेस है वो स्लो कर दे। हमें नहीं समझ आता कि कोर्ट का प्रोसेस है वो है किस तरह स्लो करेंगी, क्योंकि बगैर खामी की बगैर खामी की वो जो डाइवोर्स होती है उसमें भी आपको कोर्ट में कुछ जस्टिफाइड रीजंस देने पड़ते हैं कि अच्छा ये कि बस ये होता है कि वो
फॉल्ट पे नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस को आप देने पड़ते हैं, तो आप कोर्ट के प्रोसेस को फिर भी आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो बच्चों के केस से शायद कर गए थे कि औरतों को शेम किया जाएगा और बच्चों को रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ेगा और मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो हम समझते हैं कि मुआशरा बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके केस में औरत का कंसेंट लिए बगैर एक यूनिलैटरल डाइवोर्स का डिसीजन लिया जाता है, जिसमें औरत को की ज्यादा शेम हो रही है। बल्कि हम जो आपको केस बताएंगे, मैं अपनी एक्सटेंशन में बताऊंगा, उसमें क्या होगा, उसमें ये जो रिस्क है औरत को शेम करने वाला, वो डिक्रीज होगा। मैं अपनी एक्सटेंशंस को भी साथ साथ लेके चलता जाऊंगा। मेरी पहली एक्सटेंशन होगी कि जब आप डाइवोर्स की कॉस्ट को कम कर देते हैं ना, तो जो मैरिज का जो इंसेंटिव है ना, वो भी कम हो जाता है। लोगों की डिजायर टू मैरी की, यार देखो मैरिज का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो मैरिज का एक जो रिलेशनशिप है, वो तो अब इन इटसेल्फ भी बहुत ज्यादा वीक है कि आसानी से एक बंदा उसमें से निकल जाता है। तो हमें क्या जरूरत है मैरी करने की या शादी करने की? तो मैरिज यहाँ पर एक जो मुआशरे के अंदर जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, वो जब तबाह हो जाता है, तो उससे मैंने कुछ किस तरह बताया कि फैमिलीज सिस्टम तबाह हो जाता है। फैमिली सिस्टम जो होता है वो सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। फैमिलीज अगर अपनी फैमिलीज होती हैं तो आपस में रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सिखाती हैं, और फिर जो आपकी कल्चरल ट्रांजिशन होती है वो आपकी होती है। तो ये तमाम चीजें नहीं होंगी जब आप मैरिज का इंस्टीट्यूशन तबाह कर देंगे। अच्छा, फिर मेरी जो दूसरी एक्सटेंशन होगी वो ये है कि जब रिलेशनशिप में जब आप डाइवोर्स को यूनिलैटरल कर दोगे और बगैर ऐसे खामियों के आप इसको कह दोगे कि बगैर किसी खामी के जो रिलेशनशिप है वहां पर आप यूनिलैटरल डाइवोर्स की इजाजत दे दोगे या उसको बहुत आसान बना दोगे, तो उससे मसला ये होगा कि जो आप इन्वेस्ट करते हो ना मैरिज में, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें बच्चों पर इन्वेस्टमेंट होती है, मटेरियलिस्टिक चीजों पर इन्वेस्टमेंट होती है, घर का सामान, फर्नीचर और इन तमाम चीजों पर जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो विल टू इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कम हो जाएगी। किस तरह कम हो जाएगी? इसमें ही मेरी जो क्लोजिंग गवर्नमेंट जो केस लेकर आएगी कि वो जो इंसेंटिव होगा वो कि मैरिज में इन्वेस्ट ज्यादा करेगी, वो इन इटसेल्फ बहुत गलत है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे कि जब पता होगा कि अगला बंदा किसी छोटी भी रीजन से मैरिज से बाहर निकल सकता है। तो वो जो इंसेंटिव था कि यार हमारी मैरिज को हमारा बचाना बहुत जरूरी है, वो इंसेंटिव कम हो जाएगा। लोग अपनी मैरिज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बच्चों को हो सकता है वो इसलिए महंगे स्कूल में ना भेजें कि हो सकता है कि बाद में अल्टीमेटली अगर हमारा पार्टनर छूट गया तो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से हमें उनको छोटे स्कूल में भेजना पड़ेगा। तो इन बर्डन्स की वजह से वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे एट द फर्स्ट प्लेस। तो ये इससे क्या होगा, रिलेशनशिप स्पेसिफिक जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जब कम हो जाएंगी, तो आपका जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होगी, क्योंकि वो हेल्थ के ऊपर भी नहीं अपनी बच्चों की खर्च करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि देखें कि अगर हम ज्यादा जो भी बच्चों की जो उनकी जरूरियात को हम बहुत ज्यादा उनकी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, तो हो सकता है कि हमें अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बर्डनाइज करना पड़े जब हमारा एक पार्टनर निकल जाएगा। फिर जो दूसरी मेरी एक्सटेंशन है, यहाँ पे साइकोलॉजिकली जो दूसरे बंदे को जो ट्रॉमा फेस करना पड़े, उसको बिल्कुल गवर्नमेंट के पूरे जो मुकदमे थे उनको शाया भी किया गया है। जो सीजी थी यहाँ पर आती है, वो आके कहती है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तो हम इन्हीं सर्कमस्टांसिस की तो बात नहीं कर रहे कि ऐसी कोई खामी, कोई सिग्निफिकेंट खामी, कोई ऐसा सर्कमस्टांस मौजूद नहीं है जिसको आप कह सको कि हाँ यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, या यहाँ पर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान जो है उस मैरिज के रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, कोई सेक्सुअल इनकैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो इंसान उस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ये एक बहुत सॉलिड रीजन होती है सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जिसको आप कह रहे हो कि ये बहुत छोटी रीजन है। तो ये रीजंस मौजूद है, तो इनको अगर तो ये रीजंस मौजूद है तो जो डाइवोर्स है वो जस्टिफाइड होती है। लेकिन जब आप कहते हो कि मैरिज का इंसेंटिव जो है वो मैरिज का इंसेंटिव जो है वो सिर्फ इसलिए मैरिज का इंसेंटिव वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी मैरिज में कि मैरिज सेव हो जाए, तो ये इन इटसेल्फ फ्लॉड था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंसेंटिव वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि उनका पार्टनर कभी भी इनको छोड़ के जा सकता है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि हाँ उसकी गोल्स चेंज हो गई, उसकी इमोशनल फीलिंग्स जो थी वो डेड हो गई। तो यहाँ पर फीलिंग्स का जो एक कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल शायद अवे किया दोनों ओपनिंग गवर्नमेंट और क्लोजिंग गवर्नमेंट ने, कि देखो जब आप एक मैरिज को बगैर किसी रीजन के जस्टिफाई करके छोड़ के जाओगे, तो जो बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर जो एक इमोशनल ट्रॉमा से वो गुजरेगी या गुजरेगा, उसको किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, वो बहुत ज्यादा हो सकता है, और वो शायद इस चीज पर सारी जिंदगी दोबारा से किसी रिलेशनशिप में ना जा सके कि हाँ ये तो एक कमजोर सा रिलेशनशिप है। तो मैं जो है वो इन तमाम बातों की बुनियाद पर समझता हूँ कि एक पॉजिटिव एक्सटेंशन लाने की बुनियाद पर और ऑपोजिशन और जो मेरी जो ऑपोजिशन है उनके साथ अच्छी तरह एंगेजमेंट करने के बाद उनके फ्लॉज गिनवाने के बाद मैं समझता हूँ कि ये केस हमारे हक में जाता है। बहुत शुक्रिया।
मुंसिफीन सिर्फ मैं 20 सेकंड में अपनी तकरीर शुरू कर ओके। और तमाम जमातों से गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने ओपनिंग बेंचेस के साथ इंगेज कर लें। ये मुंसिफीन को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आ रही है। बस अपनी बहस का आगाज करूंगा इन 3, 2, 1 में। मसला ये है कि अगर आज हिज़्ब मुखालफत हम पे लगातार ये बर्डन डाली जा रही है कि वो जो आपका अगर खामी है तो वो खामी बुनियादी तौर पे ज़ाहिर कैसी होगी, वो उस खामी को अगर बताएगा नहीं तो उसका मसला कैसे हल होगा? हमारा बतौर क्लोजिंग गवर्नमेंट एक बुनियादी एक्सटेंशन थी कि वो खामी मुआशरे में किस तरीके से आप वाज़ेह कर ही नहीं सकते हैं। उसमें हमने टेंजिबल आपको मिसालें बताई, टेंजिबल इंडिकेटर बताए कि अगर आप अदालत में जाते हैं, अदालत में उस खामी को प्रूव करना कितना मसला है, मज़हबी लोगों के सामने उस खामी को प्रूव करना कितना मसला है, अपने खानदान में उस खामी को प्रूव करना कितना मसला है। ये वो मुकदमा था जो कि हमने आपको इस ऐवान में बड़ा डिस्टिंक्ट करके बताने की कोशिश की थी और इन्होंने हमसे कोई क्लैश खड़ा नहीं किया। लेकिन आ जाते हैं इनके मुकदमे के ऊपर। इनकी बारी-बारी चीज़ों को कैटर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो इंसेंटिव है, अब आप इस मुकदमे में इंसेंटिव कम कर रहे हैं कि आप उसको भागने की क्या कहते हैं स्पेस दे रहे हैं। हमारा इस पे मुस्बत मुकदमा था। हमें लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो रिलेशन में होगी वो हमारे मुकदमे में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर अगर आपको ये डर होगा कि वो शख्स आपको छोड़ के जा सकता है किसी एक खास वजह की बुनियाद पर, तो आप उन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक रिलेशन को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हिज़्ब मुखालफत का ये क्लैश है कि वो एक छोटी वजह की बुनियाद पे भी छोड़ के जा सकते हैं आपको रिलेशन में, तो हमें लगता है वो लोग हैं ही नहीं जो कि आपके मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बेहतर तरीके से करामद हो सके। मिसाल के तौर पे अगर मैं बतौर तलहा सिमाब एक बहुत ही छोटी बुनियाद की वजह से एक शादी के इंस्टीट्यूशन से बाहर आता हूँ, तो इसका मतलब मैं बतौर शादी के इंस्टीट्यूशन में उस कॉम्प्रोमाइज वाले आइडिया को कभी समझ ही नहीं सकता। क्यों? अगर उसने मुझ पे इन्वेस्टमेंट की भी है तो मैं उस रिलेशन में रहना पसंद नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो कि आपके रिलेशन को ज्यादा टॉक्सिक बनाने की तरफ लेके जाते हैं, ये वो लोग हैं जो कि आपके रिलेशन को ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन को पाक रखने के लिए भी, उसको साफ रखने के लिए भी आपको इन लोगों को फिर स्केप रूट देना पड़ेगा। क्यों? हमें लगता है ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे आपके धब्बा बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे आज लोग न्यूक्लियर फैमिली में या क्या कहते हैं इज्तिमाई फैमिलियों में रहना क्यों पसंद नहीं करते? लाइक क्यूर कम्युनिटी में एलजीबीटीक्यू जो लोग हैं वो क्यों एक क्या कहते हैं दो तरफा ताल्लुक नहीं बनाते या सेम सेक्स मैरिजेस करते हैं? क्यों? उनको लगता है कि इंसान अपने अंदर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं धोखा देने की तरफ जा सकता है, तो वो इस किस्म के वो बर्डन नहीं ले रहे होते। हमें लगता है कि इस तरह आपको अपने टॉक्सिक रिलेशन को बचाने के लिए ये कानून पास करना होगा ताकि लोग अपने उस रिलेशन से भाग के उस क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन को बचा सकें। अगली बात कहते हैं जी म्यूचुअल कंसेंट की बुनियाद पे आपको तलाक याफ्ता होना पड़ेगा। तो इस पे ओपनिंग ऑपोजिशन का भी एक बड़ा एतराज था कि फिर रियासत कैसे सही हो जाएगी आपके इस सारे आइडिया में, इसको आप समझने की कोशिश करेगा। हमें लगता है कि म्यूचुअल तलाक वाला जितना आइडिया अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताएं या जहां पे मजहब का इन्फ्लुएंस है, म्यूचुअल तलाक अगर एक शख्स एक मर्द एक औरत को कहता है मैं इसको तलाक दे रहा हूं और वो मर्द उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि मैं इन वजूहात की वजह से तलाक दे रहा हूं, तो एक ऐसे इस्लामी मुआशरे में या मजहबी मुआशरे में जहां मजहब बहुत ज्यादा मजबूत होता है वो इंटरवीन करता है, वो इसके मंतकी अंजाम तक जाता है कि क्या वजह है कि एक औरत को एक मर्द तलाक दे रहा है। और अगर वो मर्द तलाक देने जा रहा है और उस औरत को बुरा कह रहा है कि ये वजूहात है मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो मर्द एक स्टेक होल्डर है अहम मुआशरे में क्योंकि वो एक ताकत की जगह पे बैठा हुआ है। तो मर्द की बात को जिस तरीके से मुआशरा सुनेगा और औरत को जिस तरीके से इल्जाम लगाने की बुनियाद पे तलाक दी जा रही होगी, हमें लगता है औरत मुआशरे में ज्यादा स्टिग्मेटाइज होगी और वो औरत का स्टिग्मेटाइज होना
इल्जाम लगाने की बुनियाद पे या बाहमी तलाक, अगर इनकी अल्फाज में हम देखें, बाहमी तलाक में अगर आप देखेंगे तो औरत यहाँ पे ज्यादा स्टिग्मेटाइज होगी, औरत को ज्यादा गैर इस्लामी कहा जाएगा, ज्यादा गैर मुआशी औरत कहा जाएगा, मुआशरती औरत कहा जाएगा कि औरत ज्यादा बेहतर तरीके से मुआशरे में प्ले कर ही नहीं सकती। हमें लगता है ये औरत को ज्यादा स्टिग्मेटाइज करने की तरफ लेके जाती है। अगली बात करते हैं कि औरत के मईशी किरदार का, कि भाई इस पे देख लेते हैं, जो कि डिबेट का अहम तरीन इशू भी था ओपोजिशन की तरफ से, कि औरत का मईशी तौर पे मजबूत ना होना, एक बंदे पे डिपेंडेंट होना, ये बात में बड़ा मसला पैदा कर देगा और औरत मुआशरे में किस तरह रहेगी अगर वो एक तरफा तलाक ले लेती है, इसको समझिएगा। क्या उससे पहले एक औरत जब अपने फैमिली इंस्टीट्यूशन में थी, क्या उसको बहुत ज्यादा फवायद मिल रहे थे? अगर तो वो एक फैमिली इंस्टीट्यूशन से निकल रही है और वो जो कोई भी वजह हो सकती है, हमने बताया वो खामी मुआशरे में वो उस तरह बता ही नहीं सकती है, तो अगर वो औरत निकल रही है अपने फैमिली के इंस्टीट्यूशन से, जाहिर है उसके ऊपर किसी ना किसी किस्म का, क्या कहते हैं, उसको इतराज है, उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, उसको कोई जहनी दबाव है, उसके ऊपर कोई बोझ पैदा किया जा रहा है, ज्यादा काम करवाए जा रहे हैं करके, वो कोई भी वजह हो सकती है। हमें लगता है वो जो वजह है उस औरत को ज्यादा अहम है। मिसाल के तौर पे एक औरत अगर मुआशरे में कॉन्शियस रखती है, शऊर रखती है, उसको पता है कि अगर मैं अपनी मैरिज इंस्टीट्यूशन से निकल के मुआशरे में जा रही हूँ तो उसको ये भी पता है कि मुआशरा किस किस्म का है, मर्द डोमिनेट है, मईशी तौर पे मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन वो पैरेलल खुद ड्रॉ करती है कि क्या मेरा इस फैमिली में रहना, इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन में रहना मेरे लिए ज्यादा करामद है कि उस मुआशरे में जाना जहां मुझे प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, जहां मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हमें लगता है वो औरत इस चीज का खुद फैसला करती है कि ये मर्द मेरे ऊपर ज्यादा जुल्म कर रहा है, एज कम्पेयर टू मुआशरे में शायद मैं आजादाना तरीके से अपनी बातें बेहतर बनवा पाऊंगी, मेरे लिए एवेन्यूज होंगे काम करने के लिए, मईशी एतबार में मेहनत कर की जा सकेगी। हमें लगता है वो तीसरा अहम टेंजिबल चीज थी जो कि आज हमारी बहस जीतने की वजह बनेगी। अगली बात करते हैं इमोशनल बीइंग, जो कि ओपनिंग ऑपोजिशन का बड़ा मुकदमा भी था कि इंसान एक इमोशनल बीइंग है, तो इमोशनल बीइंग होने की वजह से आप उसके एहसासात के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रही हैं, उसके साथ बड़ा गलत है कि आप इमोशंस की बुनियाद पे उसके साथ बड़ी जाती होगी। इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम मानते हैं कि इंसान एक इमोशनल बीइंग है, इंसान प्यार मोहब्बत की बुनियाद पे अपने ताल्लुक बनाता है और उस ताल्लुक को कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर एक इंसान का इमोशन आफ्टर द मैरिज, एक रिलेशन में आने के बाद बदल रहा है। वो देख रहा है कि मुआशरे में किस तरीके से मैरिज के इंस्टीट्यूशन ने मुझ पे जिस किस्म के इल्जामात लेके आई है या मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां लेके आई है, मैं उसके लिए तैयार ही नहीं थी कि इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारियों को मैं बेहतर तरीके से चला सकूं, या अगर मुझे अगर बच्चा हो गया तो मैं उस बच्चे को कंटिन्यू कर सकूं मुआशरे में। हमें लगता है वो जिम्मेदारियां ना मानने की वजह से या ना उसको बेहतर ना लगने की वजह से उसके इमोशंस में चेंज आना, हमें लगता है उसकी जात को बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ओ का जितना मुकदमा था कि मजहबी बैकलैश आएगा उसको हमने कैटर कर लिया, औरत की मैशत का मैंने दिया हुआ कंपेयर करके मुआशरे में जाएगी। बाहमी तलाक हमने आपको बता दिया कि रिलीजियस लोग किस तरीके से इसमें इंटरवीन करते हैं और औरत ज्यादा स्टिग्मेटाइज होगी। और अब हमारा मुकदमा क्या था जिसके ऊपर कोई बात नहीं हुई और किस तरीके से हम टेंजिबली इस सवाल में एक बेहतर मुकदमा खड़े होने में कामयाब हुए हैं। हमने आपको प्रिंसिपली बताया कि खामी जाहिर करना, खामी को प्रिंसिपली प्रूव करना, लाइक और डिसलाइक को मुआशरे में साबित करना अपने अंदर कितनी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बात है। तो आप उस औरत को क्यों लिमिट कर रहे हैं कि वो अपने तमाम एहसासात मुआशरे में वाजे करके ही तलाक ले? वो अगर वो नहीं मुआशरे में अपने एहसासात वाजे करके तलाक लेना चाहती तो उसके बाद एक रूम होना चाहिए। दूसरी बात साथ हमने इसमें बताया कि एक औरत की प्राइवेसी है। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे की सेक्सुअल नीड नहीं पूरी हो रही, एक औरत की सेक्सुअल नीड नहीं पूरी हो रही, क्योंकि अगर इमोशनल बीइंग है तो एक इंसान सेक्सुअल बीइंग भी है, उसको सेक्सुअल नीड भी पूरी करनी होती है, तो वो नहीं मुआशरे में कदामत प्रस्त मुआशरे में ये बातें करना चाहता जहां पे मजहबी बहुत ज्यादा मजहबी इंटरवेंशन है। इस कदामत प्रस्त मुआशरे में आपको अपनी बातें मनवाने के लिए भी इस प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए अपने रिलेशन को खत्म करना होगा। और अगली बात हमने बताया था कि किस तरीके से जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, अरेंज मैरिजेस हैं, पीयर प्रेशर में जो फैमिली में मैरिजेस हो जाती हैं, ये वो एस्केप रूट है कि फैमिली के पीयर प्रेशर के बावजूद अगर आप बगैर बताए अगर तलाक ले लेते हैं तो ये आपका जाती इंसेंटिव है। क्योंकि अगर आप फिर इसको मुआशरे में लेके जाएंगे, इस बात को खोलेंगे कि आप दो राय की बुनियाद पे अपनी तलाक लें, तो वही फैमिली का पीयर प्रेशर फिर भी उसके ऊपर अमल दखल होगा। वो जो उसको चाइल्ड मैरिजेस हुई थी, वो मुआशरे के तमाम इंडिकेटर जो कि जिसको छोटी उम्र में उस लड़की की शादी हुई थी या उस लड़के की शादी हुई थी, तो वो तमाम इंडिकेटर जिसने उसको छोटी उम्र में शादी करने पे मजबूर किया था, वो फिर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होंगे। उस जाती शख्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सलाहियत और अपनी कैपेबिलिटी की और अपने दिमाग और अपने शऊर की बुनियाद पे फैसला करे कि मैं ये इस शादी में रहना नहीं रहना। इस बुनियाद पे कि हमने आपको बहस में रेलिवेंट एक्सटेंशन दी है। वोट क्लोजिंग गवर्नमेंट को। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत तलहा। अब मैं इनवाइट करूंगा आखिरी स्पीकर इस डिबेट के, ओपनिंग ऑपोजिशन व्हिप उस्मान। ये है।
स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। अच्छा, ये हमें कह के जाते हैं कि ना हमने जो एक्सटेंशन दी है ना कि अरेंज मैरिजेस या फिर छोटी उम्र में मैरिज का हो जाना, और फिर जो मसाइल ऐसे होते हैं जो कि मुआशरे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनकी बुनियाद पर ना हमें ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि बगैर यूनिलेटरल जो डाइवोर्सेस हैं उनका हमने हक दे देना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर इनको अरेंज मैरिजेस से मसला है या अगर उनको इन कामों से मसला है जो औरत को इस मुआशरे के अंदर फेस करना पड़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि वो मसाइल फिर भी एग्जिस्ट करेंगे, अरेंज मैरिजेस फिर भी होंगी, और जो आपके साथ जो औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है घरों के अंदर वो फिर भी होगी। वो जो मसाइल जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं कि अच्छा ये मसाइल है इसकी वजह से क्या डाइवोर्स उसका हल है, हम समझते हैं कि डाइवोर्स उसका हल नहीं है। आप एक इजी स्केपगोट दे रहे हैं, आप इजी वे आउट दे रहे हैं उस टॉक्सिक या जो भी आप उसको डिफाइन करें जैसे भी कि आप उसको मुआशरे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि आप उन चीजों से बहुत ज्यादा शाय अवे कर रहे हैं, आप मसाइल के हल की तरफ नहीं जा रहे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें मसाइल हैं, औरत को बहुत सर्कमस्टांसिस का सामना करना पड़ता है, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, और फिर बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिनको औरत मुआशरे में नहीं ला सकती या कोई भी पार्टनर मुआशरे के अंदर नहीं ला सकता, ख्वाह वो औरत है या मर्द है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको एक इजी वे आउट दे रहे हैं, लेकिन मसाइल तो फिर भी एग्जिस्ट करेंगे, अरेंज मैरिजेस तो फिर भी होंगी। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, थेरेपीज अवेलेबल होनी चाहिए, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए आपस में कि वो किस तरह से इन मसाइल को हाईलाइट कर सकते हैं और मुआशरे के अंदर उनको अवेयरनेस फैला सकते हैं। उनके बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि हाँ हमारे पेरेंट्स की इस वजह से तलाक हुई थी, तो हमें क्या करना है, हमें अपने रिलेशनशिप्स के अंदर इस तरह की बातों से दूर रहना है कि ये बातें अगर आएंगी कि जो मुआशरे में इस तरह से इनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है या इनको मुआशरे में बुरा समझा जाता है, तो उनको क्या होगा कि वो इन मसाइल की तरफ, उन मसाइल से ऑलरेडी दूर रहेंगे। और तो बच्चों के लिए क्या होगा, अब बच्चे भी इस चीज में होंगे कि यार उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्यों डाइवोर्स ली, आपस में उनको भी नहीं समझ आएगी, तो वो भी ये, उनको भी ये जाएगा कि हाँ जी छोटे छोटे मसाइल की बुनियाद के ऊपर भी हम डाइवोर्स ले सकते हैं जिनको मुआशरे में हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। तो हमें बच्चों का यहाँ पर रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली इंस्टीट्यूशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो बच्चों का होता है, क्योंकि बच्चे किसी भी मुआशरे का फ्यूचर होते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट अपने बर्डन के साथ शायवे कर रही है, एक तरफ वो मसाइल भी गिनवा रही है, दूसरी तरफ उसका हल भी नहीं बता रही। हम आपको अपने मुकदमे में मैंने बताया कि किस तरह से जब आप इन मसाइल को सामने लाकर कम्युनिकेट कर कर आप बेशक आप कोर्ट में कम्युनिकेट करो, बेशक जो मियाँ बीवी हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर जब डाइवोर्स लेंगे तो वो मसाइल ज्यादा हाईलाइट होंगे। उस बंदे के अंदर जो पार्टनर जो साइकोलॉजिकली आप उसको ट्रॉमा में डाल रहे हो, उसको रीजन भी नहीं बता रहे कि आप किस तरह से आप उसको मुआशरे के अंदर भी नहीं बता रहे कि आपने क्यों आपने डाइवोर्स ली, तो उससे क्या होगा, वो मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। इसके बरक्स जब आप मसाइल को कम्युनिकेट करके, तो उस बंदा जो डाइवोर्स भी ले रहा है मसाइल को डिस्कस करके म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो रही है, उससे क्या फायदा होगा कि वो जो लोग दोनों पार्टनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन, वो जब अपने नेक्स्ट किसी रिलेशनशिप पे जाएंगे तो उनको पता होगा कि यार देखो मेरी जो लास्ट मैरिज थी वो इस बुनियाद के ऊपर खत्म हुई थी, तो मुझे इन चीजों से दूर रहना है। जब वो इन चीजों को डिस्कस करके दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से अलग होंगे, तो उससे उनके आने वाले रिलेशनशिप्स में बेहतरी आएगी, ना कि वो सिर्फ इस मैरिज के इंस्टीट्यूशन से बेजर हो जाएंगे। आपके केस में क्या हो रहा है, एक पार्टी को फायदा हो रहा है कि एक पार्टी अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मैरिज के इंस्टीट्यूशन से, शायद मैरिज के इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल जाती है या निकल जाता है, तो दूसरा शख्स क्या होता है, वो ट्रॉमा में चला जाता है कि मैंने ऐसी क्या गलती की कि मुझे इसकी सजा मिली, या मुझे रीजन बताए बगैर, मुझे रीजन भी बताना गवारा नहीं किया। तो अब क्या होता है, आपके केस के अंदर एक जो है पार्टी का फायदा हो जाता है। आप कह रहे हैं कि स्टेट उनको सपोर्ट करेगी या ये व्हाटएवर, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है दूसरे पर्सन की, जिससे आप बहुत ज्यादा शाय अवे कर रहे हैं। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, जब म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिस्कस करके मसाइल को आप डाइवोर्स से आप डाइवोर्स लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो दोनों साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होगा उससे बच जाएंगे, और फिर ज्यादा चांसेस होंगे कि वो अपने, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इल नहीं होंगे, मेंटल इलनेस नहीं होगी, तो वो बेहतर तौर पर अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। आपने सबसे पहले मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा एक मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, और फिर ये जो खामी मतलब लफ्ज था मोशन के अंदर, इसको आपने अपने अल्फाज में ढालने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि हाँ जी खामियां तो वो होती हैं जो मुआशरे में नहीं बताई जा सकती। और ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव इन्होंने किया अपने आर्ग्यूमेंट्स को इसको गलत डिफाइन करके। हमने आपको बताया कि खामियां वो खामियां होती हैं जो
जो एक्सट्रीम खामियां होती हैं, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं या ये मसाइल होते हैं, लेकिन चले हम आपके केस को बेस्ट भी ले लेते हैं, तो जब तक मसाइल को डिस्कस करके डाइवोर्स नहीं दी जाएगी तब तक किस तरह मुआशरे के ओवरऑल बेहतरी ला सकते हैं। हमारा क्या मेन मकसद है, हम बच्चों की मेंटल और फिजिकल सेहत को बचाएं और फिर हम इमोशनल पेन जो उस पार्टनर को मिल रही है, जो दूसरा स्टेक होल्डर है इस डिबेट में, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी बात हो, जिससे एक ऑपोजिशन ने बिल्कुल शाय अवे किया। अच्छा, उसके बाद जो कुछ बातें रह गई थी ओजी की तरफ को रिवर्ट करने के लिए, वो ये थी कि किस तरह जो आपके जो प्यार और कंपैटिबिलिटी होती है ना, वो कभी भी खत्म हो सकती है। तो हम समझते हैं कि ठीक है, जब प्यार और कंपैटिबिलिटी जो कंसेंट जब मैरिज के इंस्टीट्यूशन में हम जुड़े थे, तब कंसेंट के साथ आए थे, तो अब मॉरली और एथिकली हर लिहाज से आपको म्यूचुअल कंसेंट के साथ उन मसाइल को डिस्कस करके जाना चाहिए। कोई खामी भी मौजूद नहीं है। जब आप किसी खामी के बगैर दूसरे का कंसेंट लिए बगैर जब आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलते हो, तो दूसरा जो पर्सन होता है वो साइकोलॉजिकली इल चला जाता है। अब इसका मसला ये होता है कि अगर उस साइकोलॉजिकली इल बंदे के हिस्से में अगर बच्चों की परवरिश आ रही है, तो वो बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से नहीं कर सकेगा। हो सकता है वो अपने बच्चों को कहे कि यार मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये तो बहुत वीक इंस्टीट्यूशन है, तो तुम लोग भी शादी ना करना। इससे क्या होगा, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो इफेक्ट होगा, पॉपुलेशन इफेक्ट होगी। मैंने अपने पहले मुस्बत मुकदमे बताया था कि किस तरह चीजें ये इफेक्ट होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स बहुत ही इमेच्योर ये एक डिसीजन होता है कि आप एक इंस्टीट्यूशन में कंसेंट के साथ आए, वादे वईद करके आए, उसके बाद आप बगैर किसी रीजन बताए आप मुआशरे में निकल जाते हो डाइवोर्स देके, और जो फैमिली जो ब्रेक डाउन हो जाती है उसको आप बिल्कुल शाय अवे करते हो, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो आप फिर किस तरह कह सकते हो कि औरत को प्रेशराइज किया जाता है? आप तो औरत को फिर ही मर्द अगर छोड़ के चला जाता है किसी भी बुनियाद के ऊपर, हो सकता है औरत ना छोड़ के जाए, मर्द कोई रीजन बताए बगैर चला जाए, फिर क्या औरत प्रेशराइज नहीं होगी? फिर क्या औरत के ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर नहीं आएगा? फिर क्या उस औरत का जो भी वो अपनी जिंदगी गुजार रही होगी एक फैमिली सिस्टम के अंदर, वो इफेक्ट नहीं होगी? तो हम समझते हैं आपके केस के अंदर दोनों लिहाज से औरत प्रेशराइज भी हो रही है, औरत को शेम भी किया जा रहा है, और जो एक सोसाइटी में मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत हद तक तबाह हो रहा है। हमारे केस में क्या हुआ था? हमारे केस में इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। हमारे केस के अंदर औरत जो दोनों पार्टनर्स थे, उनकी स्टेबिलिटी, मेंटल, फिजिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम समझते हैं कि इन तमाम बातों की बुनियाद पर, और जिस तरह जो गवर्नमेंट ने जो बुनियाद पर, हम समझते हैं कि सीओ जो है ये मुकदमा लेकर जाती है। बहुत शुक्रिया। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट के लिए। सीइंग एज हाउ ये क्वार्टर फाइनल्स डिबेट है, आप लोगों को रिजल्ट अभी नहीं पता चलेगा। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज वापस मेन रूम में चले जाएं, हम लोग डिलिबरेट करेंगे, रिजल्ट देंगे, एंड देन अल्टीमेटली रिजल्ट